Explain why is Dubai market hot? दुबई का एक एडवांटेज ये है कि इन लेस देन 8 hours of flying time you can access 2/3 of world's population. So if you're doing any global business sitting in Dubai, you can connect with people around the world very comfortably. Second thing is it's a market where anybody can come. There is no government interference. So people are able to run their businesses the way they want to run. Then comes the infrastructure. You know, एक saying है ना, solve rich people's problem, they pay well. Dubai is solving rich people's problem, and that is the reason so many people are coming over there. एक रशियन बायर कैसे डिफरेंट है इंडियन से, चाइनीज से या ब्रिटिश? चाइनीज कई बार आते हैं बल्क में खरीदने. Russians on the other hand, they love waterfront and they love top end stuff. And Indian buyers? Dubai, the number one buyers are Indian. Either they are very good to deal with or it's very difficult. बीच में कुछ नहीं होता है. अगर कोई इंडिया में बैठा हुआ है, ये देख रहा है और उसके पास 2 करोड़ है, तो क्या उसे दुबई एंटर करना चाहिए टू बाय अ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी? See, अगर उसका पर्पस रेंटल रिटर्न है ना, तो डेफिनेटली वो ले सकता है. तो उस पे उसको 6 to 7-8% नेट रिटर्न उसको मिल जाएगा ऑन अ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, विच प्रॉब्ली आज अगर बॉम्बे में अगर कुछ लेने जाता है तो उसको शायद 1% 2% रिटर्न मिलेगा. एंड किसी के पास 10 करोड़ है और उसे इन्वेस्ट करना हो तो Then definitely they can look at multiple properties. what kind of returns can people expect? See, you could look at about 15 to 20% return a year. That's a lot of return. Rank top 3 areas जहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रोथ हो रही है. Towards Dubai South, especially because of the new airport coming up. Then there is another waterfront destination which is coming up, which is an area called Maritime City. There's a lot of action which is happening. So when you went first time, first client कैसे लॉक किया? पहला डील करने में जान निकल गई थी. क्या गलत कर रहे थे? एक तो क्या था कि जब आप डील करते हो ना अलग अलग नेशनलिटीज के साथ, यू हैव टू अडेप्ट टू सर्टेन वेज वेयर दे आर कंफर्टेबल. फॉर एग्जांपल, अब कोई ब्रिटिश है, वो बोलता है कि मैं 3 बजे आ रहा हूँ ना, तो आपको उधर 2:50 को पहुंच के खड़ा रहना चाहिए, बिकॉज कल्चरली विद टाइम दे आर वेरी पर्टिकुलर. अब हम बॉम्बे से, हमको लगता है यार 5-10 मिनट तो ठीक है. डील लूज करिए 5 मिनट लेट होने की वजह से. 10-15 मिनट लेट हुआ, क्लाइंट इज लाइक आई डोंट वांट अ डील, मिला भी नहीं. What's the most expensive property you have sold? 120-130 crores. क्या होगा उस 130 करोड़ के घर में? Everything you can imagine. Each of these houses are like piece of art. One house I visited had a bathtub which was probably $1.2 million. It was a single piece of marble with which the whole bathtub was carved out. हजारों लोग गए होंगे दुबई. Yes. तो क्यों कुछ लोग बहुत पैसे बना लेते हैं और कुछ लोग नहीं बना पाते? किसी को आज अगर पैसे बनाने हो दुबई में तो वो कैसे बना सकता है? How much money do you make in a year? दुबई का रियल एस्टेट मार्केट दूर से देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है, पर क्या वहां इन्वेस्टमेंट करना सही में प्रॉफिटेबल है या सिर्फ एक हाइप? इस मार्केट की रियल इनसाइडर सीक्रेट्स और हिडन रिस्क को समझाने के लिए आज हमारे गेस्ट हैं ताहिर मजीथिया, फाउंडर ऑफ प्राइम कैपिटल रियल एस्टेट. इस कॉन्वर्सेशन में हम जानेंगे क्या इस टाइम पे दुबई मार्केट में इन्वेस्ट करना सही डिसीजन है. दुबई में कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां इन्वेस्ट करने में आपको सबसे ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी? डेवलपर चूज करते वक्त क्रेडिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? कैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट से रेंटल इनकम सिक्योर कर सकते हैं? अगर आप दुबई में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या बस समझना चाहते हैं कि वहाँ बिजनेस कैसे वर्क करता है, तो वॉच दिस एंटायर एपिसोड टिल द एंड. एंड टू नो मोर अबाउट ताहिर एंड हिज वर्क, क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. First, tell me basics, एकदम who you are, what do you do? So, कैसे ये करने लगे और कहाँ से एक्सपर्टीज बनी कि रियल एस्टेट के बारे में आप सब बताने लगे लोगों को? नहीं, so I was in real estate in Bombay also. My father was from this field. He was. Where were you born and brought up? Bombay. अच्छा. Very much. Born and brought up in Bombay. Spent almost close to 30 years of my life here. ठीक है. And then I moved to Dubai. I first visited Dubai in 2005. Okay. तब से मुझे मतलब जगह बहुत पसंद आई थी. एंड बैक ऑफ द माइंड समवेयर 2005 में भी इतना ब्लिंगी था? इतना ब्लिंगी नहीं था, बट ब्लिंगी तो था तभी Okay. भी. एक मतलब फ्रॉम दैट टाइम the first time I went, I just fell in love with the place. मतलब there was something which attracted me and I was always wanting to do something there. ठीक है. Tried कि कुछ करेंगे and from 2005 I've been literally visiting probably every 3-4 months. I used to visit Dubai at least for 3-4 days. कुछ नहीं हो गया तो, you know, 3-4 दिन 5 दिन, you know. और क्यों जाते थे? Holiday, had some friends. That time I was also doing some IT business. तो उसके लिए कभी trade fairs देखने के लिए, you know, something or the other. I used to keep traveling. Plus, at that time even, you know, my sister was studying in London. So जब भी जाना होता था, you know, you're flying via Emirates. तो 2 दिन 3 दिन रुक जाओ आते जाते.
whatever. So that was like, you know, I was really in love with the place. I used to keep going there. And then finally, you know, I got an opportunity to move and I just said, let me just do it. कौन से साल में दुबई गए? मैं गया around 2013-14. So I started getting involved in the market there 2013, where you know, I was going, coming, and not full time there. 2014 onwards, then was, you know, a full time move. Okay, so tell me 2014 से लेके आज तक तो हजारों लोग गए होंगे दुबई. Yes. अभी भी लोग रोज बहुत सारे जाते हैं, राइट? कुछ लोग पैसे बना पाते हैं, कुछ नहीं बना पाते. Correct. लाइक व्हाट आई हैव सीन और हर्ड, Yeah. एटलीस्ट दिखने में ऐसा लगता है कि दुबई जो जाता है वो यहाँ तो खतरनाक बहुत पैसे कमा लेता है. रातों रात ऑल ऑफ सडन ऐसे लगने लग जाता है कि भाई इसने क्या पता कौन सा कोई शेडी कुछ काम किया है जिससे ये बहुत करोड़ों रुपए ऐसे कमा लिए, खरबों रुपए कमा लिए. या बहुत ही लाइक निराश होके लोग वापस आ जाते हैं. देयर इज नथिंग इन बिटवीन कि कोई स्ट्रगल करके सर्वाइव कर रहे हैं. हाँ. तो क्यों कुछ लोग बहुत पैसे बना लेते हैं और कुछ लोग नहीं बना पाते? लेट्स टॉक अबाउट जो नहीं बना पाते हैं फर्स्ट. सी क्या है कि अगर एक तो जो नहीं बना पाते, कभी कभी ये होता है कि प्रॉब्ली उन्होंने कहीं बीच में गिव अप कर दिया. ठीक है. तो किसी की भी जर्नी जिसने भी बनाया है, कुछ किया है, ठीक है, कभी इजी नहीं रही है. आप दुबई में किसी से भी बात करो हु हैज़ डन समथिंग ना, और जाके आप उससे बैठ के अगर उसकी स्टोरी सुनोगे ना, तो कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो बोलेगा यार मैं तो आया और मेरी लॉटरी लग गई. ऐसा नहीं है. दिखता तो ऐसे ही नहीं, वो दिखता आज है ना, वो दिखता आज है. ठीक है. अब देखो उसमें दो टाइप के लोग हैं. ठीक है. एक, अब पता नहीं उसने क्या किया और लॉटरी लगी कि क्या हुआ है. ठीक है. वो तो मैं नहीं बता सकता. बट कुछ लोग हैं जिन्होंने जेन्युइनली स्ट्रगल किया है, मेहनत की है, काम किया है, एंड दे हैव मेड इट रियली बिग. अब वो लोगों से आप जब पूछोगे ना, तो जर्नी कोई इजी नहीं रही है. इट हैज़ बीन अ वेरी डिफिकल्ट वन. समटाइम्स उसमें ये भी होता है ना कि आप करते करते अगर बीच में छोड़ देते हो, so then तो it's gone, all the hard work is gone. True. And if you keep continuing, then somewhere कहीं ना कहीं you hit it. And there have been people who've been doing it for a long time, and people have started realizing now. It could also be that case that they've been doing it for a long time, but now people have seen that, okay, you know, is one. Yes, in general, दुबई की growth last 5-7 सालों में, जो last 5 साल में, especially after COVID, जो हुई है, everybody in general has, you know, एक wave आई है, and everybody is gone in that wave up. So that is in general the city or the place. But जो लोग नहीं कर पाते हैं, many times ये हो जाता है कि if you try and do any shortcuts, you know, I think वहाँ पे rules कोई follow नहीं कर रहे हो आप सही से, you know, you're trying to break the law. These things are things which, you know, people try to, you know, सोचे कि वहाँ खिला पिला के कुछ काम हो जाएगा. वो सब चीज़ें नहीं चलती हैं वहाँ पे. ठीक है. You have to follow the law. You have to go in a manner because it's a level playing field for everyone. Okay, and I'm saying कि बाबा मैं भी वहाँ पे आज एक बिजनेस कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल सकता कि यार इसको कुछ और मिल रहा है, इसका कोई इन्फ्लुएंस है और मेरा नहीं. इट्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन. सो एज अ बिजनेस अगर आप वहाँ पे रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो, कुछ गलत काम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली पीपल विल, यू नो, सी दैट देयर इज अ सेटबैक. फिर कल को ये भी है कि दुबई में क्या है कि आप यू आर डीलिंग विद द वर्ल्ड. आप कोई एक पर्टिकुलर टाइप या एक पर्टिकुलर नेशनैलिटी से काम नहीं कर रहे हो, आप सब अलग अलग लोगों के साथ काम कर रहे हो. सो वहाँ पे ये भी होता है कि यू हैव टू मेक श्योर कि आप किसके साथ काम कर रहे हो, थोड़ा सा सोच समझ के आप काम करो, बिकॉज यू डोंट वांट कि, यू नो, कल को किसी ने आपके साथ कुछ उल्टा सीधा कर दिया, कोई चीट कर दिया, कुछ हुआ, यू नो. एंड इट्स अ प्लेस वेयर इफ यू डोंट हैव अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पीपल और बिटवीन अ ट्रांजैक्शन, then you cannot say कि बाबा ये हुआ मेरे साथ. You know, the system works over there कि कुछ भी होता है वहाँ पे, everything is in writing, black and white. अगर आपके पास है तो आप secured हो, नहीं है तो कुछ नहीं. So there are lot of people जो ये गलतियाँ भी की हैं. Sometimes people are not putting in enough efforts also, I feel. Okay. And you have to be innovative because competition वहाँ पे आप कुछ भी कर रहे हो ना, cutthroat है. कोई भी फील्ड में हो आप, whether आप एक F&B में हो, आप कोई कार रेंटल का बिजनेस कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, कंपटीशन वहाँ पे फियर्स है. ठीक है. तो यू हैव टू इवॉल्व एंड यू हैव टू, यू नो, सी हाउ यू कैन सर्वाइव. ट्रू. सो व्हेन यू वेंट फर्स्ट टाइम, फर्स्ट क्लाइंट कैसे लॉक किया? व्हेन आई स्टार्टेड, कुछ क्लाइंट्स यहाँ से थे जो जानते थे, दे वर इंटरेस्टेड इन बाइंग.
तो initially was the client who I knew from here. ओके. बट अगर आप बोलोगे कि लोकली सोर्स्ड क्लाइंट हाँ. क्या था, तो पहला डील करने में तो जान निकल गई थी. ठीक है, बिकॉज क्या हुआ कि आई वेंट, बट द वे थिंग्स वर्क ओवर देयर, द सिस्टम्स वर डिफरेंट. एंड मैं सोचा यार ऐसे कोई होता है. मतलब मैं फर्स्ट टाइम गया ना, तो मुझे पता चला कि प्रॉपर्टी की लिस्टिंग्स की जाती है प्रॉपरली, एंड लिस्टिंग्स में भी यू हैव टू रियली पे अटेंशन. और मैं सोच रहा हूँ यार इंटरनेट पे जाके कोई ये खाली लिस्टिंग देख के प्रॉपर्टी खरीदेगा, बिकॉज बैक इन द डे ओवर हियर ऑल्सो पोर्टल्स वर नॉट रियली ए पॉपुलर थिंग, सो आई वाज नॉट रियली एक्सपोज टू दैट. तो मैं गया, मैं बोला अच्छा ठीक है. एंड मैंने एक लिस्टिंग की, एंड आई रियलाइज कि यार मुझे वो लिस्टिंग करते करते पहले तो सीखना पड़ा कि अच्छा ऐसे करते हैं. ठीक है, लिस्टिंग पे आपकी पहली इमेज कितनी इंपॉर्टेंट होती है, हेडलाइंस कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या इन्फॉर्मेशन, दिस दैट, एंड ये देख के यू नो people actually make an inquiry. So I said, okay, fine, this is something new. First, about 5 to 6 months, I was not able to sell anything. क्यों? Because one, I was new over there. I was kind of using my logic of whatever I knew, and I was not ready to actually learn at that time, I feel. Personally, मुझे लगा कि मुझे तो आता है, मैं तो फोड़ ठीक है, मैं तो फोड़ दूंगा, हो जाएगा. बट हुआ नहीं. एंड आई वाज ट्राइंग एंड देन व्हाट हैपेंड इज, मैंने 2-3 चीज़ों पे रियलाइज़ किया कि एक तो मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं फोकस इस चीज़ पे कर रहा हूँ कि मैं कुछ बड़ा ही करूँ. ठीक है, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं रेगुलर चीज़ों को आई एम नॉट पेइंग अटेंशन टू डूइंग अ रेंटल, डूइंग अ नॉर्मल सेल, स्टफ लाइक दैट. सो देन जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ तो मैं बोला अच्छा ठीक है, यू नो एक काम करते हैं, एक जगह से शुरू करते हैं. ठीक है. बिकॉज आई वाज गेटिंग लॉस्ट. तो मैंने एक जगह से चालू किया, एक बिल्डिंग, मैं बोला इधर रेंटल करूँगा. ठीक है, वहाँ पे पहला रेंटल किया ना, जब 5-6 महीने बाद पहली रेंटल की ना, तब जाके वो रेंटल के पैसे तो कुछ भी नहीं थे, बट कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा मिल गया कि लगा हाँ अब काम होगा. ठीक है, देन आई गॉट अ हैंग ऑफ इट कि मैं क्या गलत कर रहा था. क्या गलत कर रहे थे? मैं एक तो क्या था कि जब आप अलग लोगों के साथ डील करते हो ना, अलग अलग नेशनलिटीज के साथ, यू हैव टू अडेप्ट टू सर्टन वेज वेयर दे आर कंफर्टेबल. ये समझने में टाइम लग गया. ओके, फॉर एग्जाम्पल अब कोई ब्रिटिश है, ठीक है, वो बोलता है कि मैं 3 बजे आ रहा हूँ ना, तो आपको उधर 250 को पहुंच के खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि देयर आर हाई चांसेस कि वो शायद 250 या 255 को ही पहुंच जाएगा. बिकॉज कल्चरली दे आर सो यू नो विद टाइम दे आर वेरी पर्टिकुलर. अब हम बॉम्बे से, हमको लगता है यार 5-10 मिनट तो ठीक है. ठीक है, सो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल. डील लूज करिए 5 मिनट लेट होने की वजह से. डील लूज करी, प्रॉबेबली 10-15 मिनट लेट हुआ, क्लाइंट इज लाइक आई डोंट वांट अ डील, चला गया, मिला भी नहीं. तो यू नो, सो ये चीजें ना स्टार्टिंग में समझने को टाइम लगा थोड़ा कि भाई ये क्या है. बट जब समझ में आ गया, देन यू आर लाइक अच्छा ठीक है, नाउ आफ्टर डीलिंग विद एवरीबॉडी, अब कोई आता है तो पता है क्या करना है. टेल मी डिफरेंट साइकोलॉजी ऑफ डिफरेंट बायर्स, क्योंकि अभी आपने नाम ले लिया ब्रिटिश. सो व्हाट आई हैव हर्ड इज कि दुबई में सबसे ज्यादा ब्रिटिशर्स है जिन्होंने खरीदी प्रॉपर्टीज. नंबर 1 पे ऑब्वियसली इन दुबई द नंबर 1 बायर्स आर इंडियन. ओके. Now there are a lot of British buyers also coming in. They are now, I think, in the amongst the top 5 definitely, if not in the top 3. But yes, they are buying a lot. But they have always been buying from a long time. But now they are buying a lot because a lot of people are moving from UK. Okay. तो उसकी वजह से they are definitely काफी buy कर रहे हैं. But when it comes to buyers की mentality and there it's very different. कुछ buyers ऐसे होते हैं कि for example अगर मैं बोलूँ British, some जिनको चाहिए कि आप प्लीज ईमेल करो मुझे सब कुछ, एंड दे विल वांट टू सिट डाउन प्रॉपरली गो थ्रू द ईमेल. 2 रीजंस. नंबर 1, एक तो जब आप ईमेल करते हो भाई मेरे पास राइटिंग में है उसके पास से ये चीजें, ठीक है, दे वांट एवरीथिंग ब्लैक एंड व्हाइट. ओके, सो दे विल सी एवरीथिंग. देन देयर आर सम, ओके ठीक है, व्हाट्सएप पे भेजा, ये है, ठीक है, ओके डन, चल गया. कुछ लोग ऐसे हैं, देन ऑब्वियसली आएंगे, देखेंगे, फैमिली के साथ कंसल्ट करेंगे, यू नो डिसीजन मेकिंग इज वेरी लॉन्ग, is influenced by a lot of people and not just one person or 2 persons. So different people have very different temperaments. A lot of people, you know, especially from the Middle Eastern region, sometimes they are very
you know, they want to do it very quick. ये बोल दिया बस अभी खत्म करो इसको, ठीक है, but sometimes procedural काम नहीं होता है, you know, it takes time. So there are a lot of people have a very different mindset. People, for example, in the US, very different to deal with. आप WhatsApp पे भेजोगे कुछ देखेंगे नहीं. क्यों? हाँ, I don't know, somehow they don't prefer using WhatsApp. क्या देखते हैं? SMS मैसेज करो या फोन करो और ईमेल करो या आप कॉल पे आके प्रेजेंट करो, बट व्हाट्सएप मैसेजेस कई बार पढ़ेंगे भी नहीं. एंड इफ यू इवन नोटिस दैट यूएस हैज, इफ यू कंपेयर विद अदर कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, their usage of WhatsApp is extremely low. I didn't know that. Yeah, their usage of WhatsApp is extremely low. So I know that iMessage and SMS उधर बहुत बड़ा है. वहाँ पे लोगों को चाहिए कि नहीं आप मुझे ईमेल करो एंड फिर आप कॉल पे आके एक्सप्लेन करो, जूम करो. बट व्हाट्सएप पे अगर आप बोलोगे मैं व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, they will consider that, no? So tell me about individual bias. Okay, one by one पकड़ते हैं अपन. So you spoke about British, you spoke about the US, Russian bias. Russian bias again, see, some very straightforward and very easy to deal with. Sometimes क्या हो जाता है कि with certain nationalities also language becomes a barrier. Russians, if they are speaking English, no problem, easy to deal with, not an issue. Language अगर कहीं नहीं समझ में आती है, then that becomes a problem. That is the same with Chinese buyers also. In fact, with Chinese buyers, it's a lot more when, you know, language becomes an issue. But what about them is different? एक रशियन बायर कैसे डिफरेंट है इंडियन से या एक चाइनीज से या ब्रिटिश? चाइनीज कई बार आते हैं बल्क में खरीदने, ठीक है. एक उनका वो है कि मतलब वो एक ग्रुप में, you know, उनकी बाइंग होती है. यार आई डोंट नो, मतलब इंडिविजुअल भी खरीदते हैं, बट देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन दे कम एज अ ग्रुप टू टेक एडवांटेज कि भाई हमको सस्ता मिल जाए, डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है. रशियंस ऑन द अदर हैंड, दे लव वाटर फ्रंट, नंबर वन. They love waterfront properties and they love like top end stuff. They don't want to just invest into something which is average or mediocre. उनको चाहिए कि चीज एकदम top end हो. Okay. Yeah. So that's Russian. Then Chinese group buying and more buying towards areas such as, you know, थोड़ा downtown जैसे areas हो गए, high rise buildings. That's where the Chinese you will always see buying more. वो विलास नहीं खरीदते? विलास में इतना ज़्यादा नहीं है but not so much. Okay. And African buyers है दुबई में कि कम? African buyers हैं, not so many, few. Lot of European buyers. Now we are seeing अभी lately US, Canada से बहुत लोग आ रहे हैं. And how are they different? They are new to the region, so it takes little time. उनको थोड़ा टाइम लगता है समझने के लिए कि क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है. जो यूके, यूरोप से, इंडिया से, यू नो, साउथ ईस्ट एशिया से बाहर आता है, उसको दुबई के बारे में काफ़ी कुछ पता है. तो उसको इतना एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता है. बट जो यूएस से आता है खास करके, उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है. बिकॉज अगेन एक चीज़ जो देखी कि यूएस से जो क्लाइंट आता है ना, यूके, यूरोप, ये सब जगहों से ना लोग काफ़ी वेल ट्रैवल्ड हैं. बट बहुत सारे लोग जो यूएस में है ना, दे आर मोस्ट लाइकली विद इन देयर एरियाज मोर. बहुत कम लोग मिलेंगे जो बहुत एक्सटेंसिवली वेल ट्रैवल्ड हैं, तो इसलिए वो समझ जाते हैं. बट जो नहीं है उनको समझाने में टाइम लगता है. एंड इंडियन बायर्स तो इंडियन बायर्स हैं. हम कैसे either they are very good to deal with, okay, either it is very simple or it's very difficult. बीच में कुछ नहीं होता है. Some of them, they will come with a very clear what do you say, requirement, or they will have loyalty. कि ठीक है, मैंने अगर बोल दिया मैं तेरे से लूँगा, तूने दिखाया मैं तेरे से ही लूँगा, ठीक है. There are some who come and they will keep their word. He was whatever said and done. कोई कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं. Word is everything. Bond, your word is your bond. You know, कुछ लोग ऐसे होते हैं. Some things which I feel sometimes क्या करेंगे, सब कुछ देख लेंगे, ठीक है, सब कुछ देख लिया, ये सब देख लिया, कर लिया सब कुछ, फिर आंसर नहीं कर रहे हैं, और 2 महीने बाद मालूम पड़ता है किसी और से जाके ले ली, ठीक है. सो दैट इज वन थिंग विच वी फेस, दैट यू नो दे डोंट कम्युनिकेट समटाइम्स, बताते नहीं है क्या है क्या नहीं, ठीक है. एंड दे आर लाइक, यू नो, सब कुछ देख लिया, 50 प्रॉपर्टीज देख ली, इन्फॉर्मेशन आ गई, सब आ गई,
अच्छा बोलो तो क्या है, मतलब what is the pain point, but no, and then they bought from someone else. बट एक्सप्लेन, ऐसे मान लो कि चलो मुझे आज कुछ पता ही नहीं दुबई के बारे में, आई नो नथिंग, आई एम एन एब्सोल्यूट बिगिनर, ओके, एक्सप्लेन व्हाई इज दुबई मार्केट हॉट, क्या है उसमें ऐसा जो उसको फंडामेंटली डिफरेंट बनाता है देन मुंबई और लंदन और न्यूयॉर्क, इन मार्केट्स में इतनी ज़्यादा एक्टिविटी क्यों नहीं हो रही, इतने वक्त अट्रैक्टिव क्यों नहीं है जितना दुबई का मार्केट अट्रैक्टिव एट दिस पॉइंट? सो दुबई ने क्या किया है अपने आप को इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, ईयर ऑन ईयर अगर आप देखो तो दुबई हैज इवॉल्व्ड. सी दुबई, फर्स्ट ऑफ ऑल, UAE एज अ कंट्री इज barely some 54 years old. Okay, and Dubai as a city started freehold properties only in 2002. तो अगर आप दुबई में जाओगे और बोलेगे मुझे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है जो 1990s में बनी होगी, ऐसी प्रॉपर्टी है नहीं जो आप खरीद सकते हो, बिकॉज फ्री होल्ड चालू ही हुआ 2002 में. ओके, दैट मीन्स द मार्केट ऑफ दुबई इज barely 23 years old. ठीक है, एज अ मार्केट. नाउ जब आप दूसरी मार्केट्स की बात करते हो ना, लंदन, मुंबई, न्यूयॉर्क, these markets are now centuries old. Okay, these markets are extremely old, so obviously these markets have gone through different phases. ठीक है, और आज इनके जो प्राइसेस हैं या जो भी हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस. दुबई की मार्केट 23 ईयर्स ओल्ड है. अभी एज अ प्लेस, सबसे पहले तो दुबई को एडवांटेज क्या है? दुबई का एक एडवांटेज ये है कि इन लेस देन 8 hours ऑफ फ्लाइंग टाइम you can access 2/3 of world's population. Okay, and in less than 4 hours 1/3 of world's population. Okay, so connectivity wise, okay, you are connected practically with 2/3 of the world's population in less than 8 hours, and the time difference is also not so much. So if you're doing any global business sitting in Dubai, you can connect with people around the world very comfortably. Okay, second thing is, Dubai as a place has made itself literally a place where anybody today wants to come and set up. It does not need any sort of local partner, any local individual to be there, or any sort of it's a market where anybody can come, establish their business, start their business. There is no issue on getting people in. Right? Today you want to set up a business, tomorrow you come and you want to employ 10 people and you want to get them from, whether from India or UK or wherever, you can get them as long as you're complying with all the local rules, regulations. So number one, this is there. Second thing is the taxation regime. The taxation today, there is corporate tax. लोगों को लगता है टैक्स नहीं है, बट दुबई में टैक्स है. 9% corporate tax है, 5% VAT है. ठीक है, बट जो लोग दूसरी जगह पे बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए ये 9% और 5% इज एक्सट्रीमली रीजनेबल एज कंपेयर टू पेइंग 30-40%, 50% टैक्स. थर्डली ये हो रहा है कि द वे दुबई हैज पोजिशनड इटसेल्फ, आज इट इज नॉट जस्ट अबाउट सेविंग टैक्स बट द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इतना है कि कोई भी आके वहाँ पे अगर कोई बिजनेस रन कर रहा है तो देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरफियरेंस. So people are able to run their businesses the way they want to run. Okay. Then comes the infrastructure. आज आप कहीं भी चले जाते हो, I don't know there's any other city in the world which continuously keeps on updating its infrastructure the way Dubai is doing. आज आप लंदन जाते हो, मैं लंदन 95 या 96 में पहली बार गया था लाइफ में. ठीक है, मैं तब जाके जो बॉन्ड स्ट्रीट और ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे घुमा था ना, मैं आज भी जाता हूँ तो उधर घूमता हूँ. ठीक है, नथिंग हैज चेंज्ड. दुकानें थोड़ी चेंज हो गई बट वो आज भी स्ट्रीट वैसी दिखती है. आप दुबई में अगर आप 10 साल पहले अगर आज आए हो ना, पूरा दुबई बदल चुका है. ठीक है, ये चीज़ बहुत सारी सिटीज़ में नहीं होती है दुनिया में. प्लस क्या है कि दुबई इज बीइंग रन लिटरली लाइक अ कॉर्पोरेट. द गवर्नमेंट ओवर देयर वर्क्स एग्जैक्टली लाइक अ कॉर्पोरेट, which is analyzing, which is seeing what are the pain points of the people, what is it, what can we do to perform better, right? No other place is actually thinking कि अच्छा what can we do to perform better and क्या हम कर सकते हैं, and the decision making is fast ना. If they feel that tomorrow we want to change a law and this will help us grow, they can do it tomorrow, right? They don't have to wait and they don't go through problems like a lot of other places where creating a law will take n number of years. So that is one thing. And then to top it off, the safety and security.
what you get over there, लोगों को इतना कंफर्ट मिल रहा है, द लाइफस्टाइल जो मिल रही है, तो एक चीज नहीं है, दुबई एक पूरा पैकेज है. पूरी दुनिया में अगर आपको कहीं भी माइग्रेट होना है, इवन अगर आपके पास पैसे हों, तो भी आप आज कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप प्लेन में बैठो अपनी फैमिली के साथ और उधर जाओ और आप डिसाइड करो कि अब मैं रेसिडेंसी लूंगा और यहीं पे रहूंगा. दुबई में आप कर सकते हो. आप फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड हो, आप अगर उधर आ सकते हो, यू कैन अफोर्ड इट एंड यू हैव द मनी, यू हैव योर बिजनेस, व्हाटएवर, यू कैन कम, यू कैन लिव ओवर देयर कंफर्टेबली और कोई आपको परेशान नहीं करेगा. बट आज अगर आप सोचो कि अगर आपको माइग्रेट यूके होना है, यूरोप होना है, कहीं और होना है, इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस. सो दुबई क्या कर रहा है कि दुबई इज डूइंग, एक सेइंग है ना, सॉल्व रिच पीपल्स प्रॉब्लम, दे पे वेल. दुबई इज सॉल्विंग रिच पीपल्स प्रॉब्लम. It is literally solving the problems of the millionaires and billionaires in the world. And that is the reason so many people are coming over there. True. I mean, 5-6 years or even 10 years back, we didn't hear the likes of एक लक्ष्मी मित्तल की प्रोफाइल का बंदा यूके आ रहा है, यूके से दुबई आ रहा है. That was not happening. ठीक है, like that. There are so many other millionaires, billionaires who are moving to Dubai, making it their base, is for a reason. They are giving a solution to a problem. Interesting. So in this, when Dubai is actually solving for rich people's problem, I love how you put it up, because it's sort of makes a lot of sense. It does make a lot of sense. Dubai is solving rich people problems. Yeah. Right? When you solve for rich people problem, don't you then curate everything? Like nothing can be real. Probably हर चीज, like for example let's say simple things कि property prices, area की prices, कौन सा area बड़ा होगा नहीं बड़ा होगा, right? Yes. ये क्या market forces decide कर रही है उनकी prices की government decide कर रही है कि वहाँ के कुछ developers जो oligarchs बन चुके हैं वो decide कर रहे हैं? नहीं, इसमें ऐसा है ना कि obviously एक तो location होता ही है, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, real estate में location तो location है, ठीक है. So there are certain locations which are commanding these prices. Okay, it is not कि हर चीज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दुबई में हर जगह कोई ना कुछ पॉपिंग है. 100%. सी सिटी तो ग्रो हो रही है एक्सपोनेंशियली, ठीक है. सो वेदर दे कैन ग्रो टुवर्ड्स द साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, दे आर ग्रोइंग completely. But when it comes to the prices are not growing in the same percentage everywhere. Okay. ठीक है. It's not कि हाँ एक होता है कि आप एक पूरे मार्केट का ग्राफ देख लो और बोलो कि अच्छा this much the entire market grew. But within that market, there are sub-communities and sub-markets which are growing at different percentages. Some are remaining constant. Some are showing 5-10% growth. Some are showing 100% growth. Okay. So that is the sub-market and the market within the market. ठीक है. तो वो एक अलग चीज़ है. And of course, now जहाँ पे बहुत ज़्यादा growth हो रही है, luxury buying अगर बहुत ज़्यादा हो रही है, that obviously is being, is due to the kind of demand which is coming in from, the people who want to spend that kind of money. So is it from the people कि government push करती है? It is more from the people now. See, government is pushing in terms of, okay, now if they are creating something new, they want to create something better than what is already there, right? And वो marketing techniques नहीं करती क्या ज़्यादा, बढ़ाती नहीं क्या? See, marketing, I'll tell you what, जो ये specific कोई area है, government ने बोला, this is it, we want to now market it because we are actually best at marketing things. Now again, इसमें when we were discussing previously, ठीक है, कि there are some, like for example, some watch brands who do not market, but they still command a price. तो real estate में भी ऐसा ही है. There are some brands, some developments which are not really going very heavy on marketing. They are going through a very quiet marketing where people who know, people who understand will come and pay the price and buy, kind of very underrated. And then there is the bigger marketing which is happening, but that bigger marketing which is happening is not happening towards the very high end of the market. Okay. It's more towards the mid segment of the market where it's more the affordable product. Got it. So tell me, rank top 3 areas जहाँ पे सबसे ज़्यादा growth हो रही है. सबसे ज़्यादा growth जो हो रही है, potential है. एक is towards Dubai South, जहाँ पे सबसे ज़्यादा growth हो रही है. A lot of things are happening especially because of the new airport coming up. ठीक है. They are moving the entire airport to a new destination and the plan is to move there by 2032. So एक तो surround that area and surrounding a lot of things happening. Then there is another
waterfront destination which is coming up, which is an area called Maritime City, Rashid Yatsen Marina, Dubai Islands. There's a lot of action which is happening. These are two areas where there's a lot of things going on. And then in the top end of the market, the very high end, there are some new islands being built in the area of Jumeirah and very close to the Bulgari Island and the Jumeirah Bay area, जो एकदम extreme top end of the market है, where there's going to be some, when these things are completed, would be at a totally different price point. मुझे ब्रेक डाउन करो कौन खरीद रहा है. लेट्स से अगर 100% लोग दुबई में प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, हाँ, आउट ऑफ 100% कितने लोग हैं जो इन्वेस्टर्स हैं, कितने हैं जो रियल एस्टेट डेवलपर्स ही हैं, कितने हैं जो फ्लिप करने वाले इन्वेस्टर्स हैं, इनके पास बहुत पैसा है, वो खरीदते हैं, होल्ड करते हैं, फिर बेच देते हैं, एंड कितने एक्चुअल एंड यूजर्स हैं, क्योंकि उससे अल्टीमेटली मार्केट की डिमांड Agreed. बढ़ेगी. तो फर्स्ट थिंग, एंड यूजर बाइंग लास्ट पिछले 5-7 सालों से ईयर ऑन ईयर बढ़ती जा रही है. ठीक है. What percentage would they be out of 100? That percentage is difficult to say because we don't get access to the data कि this is an Give end me a user rough final. park based on whatever But you I know. think end user buying today has increased a lot. I would say अभी जो buying हो रही है उसमें at least especially in the luxury segment or the townhouse and villa segment, I would say at least 50% is now happening for end use. Especially even I'm talking about the bigger villas. Like when I say bigger villas, यानी 15 मिलियन, 20 मिलियन, 25 मिलियन के villas जो आज ऑफलाइन है, ठीक है, आज लॉन्च हो रहे हैं, उसमें जो लोग खरीद रहे हैं वो खरीद रहे हैं एंड यूज के हिसाब से कि ये मुझे खरीदना है. ऑफ कोर्स उसमें देन रहेंगे ये 50%, ऑलमोस्ट 40 से 50% जो हम लोग देख रहे हैं कि क्लाइंट्स जो आ रहे हैं कि भाई ये मुझे रहने के लिए लेना है. That's a lot. That's a lot. Don't you think that's a lot? It is because but people are मतलब buying ऐसे because- नहीं कर रहे होंगे लोग. Probably this numbers. No, see, उसमें ये है ना कि why? Because see, it's not again all. There are certain categories. ठीक है, अगर आज आप देखोगे जो स्टूडियो या वन बेड लॉन्च होते हैं वो 90% ऑफ द टाइम्स आर बीइंग बॉट बाय इन्वेस्टर्स, ईदर टू फ्लिप और टू रेंट. लेकिन जो बड़े यूनिट्स हैं, a lot of people are buying कि बाबा ये लेके रख लो, अभी धीरे धीरे पैसा देना, ये अपना घर हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि क्या हुआ है कि पिछले कुछ सालों में इतने सारे लोग आए हैं, अब नॉट नेसेसरी कि हर आदमी आके वहाँ पे खुद खरीद के रह रहा है. दे प्रॉब्ली हैव द कैपेसिटी बट बिकॉज दे आर न्यू इनटू द कंट्री, पहले 2 साल रेंट कर रहे हैं. अच्छा, अब ये इकोसिस्टम पूरा उधर समझ लिया, जगह पता चल गई उनको कैसी है क्या है. नाउ दे नो कि अच्छा ठीक है यहाँ पे आ रहा है, मुझे यहाँ पे लेना है. ठीक है, दे अंडरस्टूड द प्लेस, दे लाइक्ड इट, नाउ दे डिसाइड कि अच्छा ठीक है यहाँ पे ले लेते हैं, धीरे धीरे पैसा देंगे, व्हाटएवर. सो उसमें क्या हो रहा है कि अ लॉट ऑफ द टॉप एंड ऑफ द बाइंग is happening for end use. Some little bit is for flipping and some also for rental. Okay. Because the rental demand in the top end of the market is also gone crazy. लोग आके जो rent दे रहे हैं कुछ घरों के, it's crazy. Give me an example. For example, a villa by the golf course, 5-6 bedroom, fully done up, very nice community, everything good. वहाँ पे लोग are paying rents of around 4-5 million at places, dirhams. So that's almost close to 10 crores, A year. 10-12 crores a year. Rent दे रहे हैं लोग. Rent दे रहे हैं. Crazy. Why would somebody give a 10 crore rent? 2 चीज़ें, नई है जगह, मतलब कंट्री में नए हैं. So before they finalize where they want to actually put in the money and buy, they are happy to pay the rent because it gives them flexibility. कि ठीक है 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया, नहीं समझ में आया तो जब मर्जी हो गई या जहाँ पसंद आ गया. अब ये क्या हो रहा है ना कि जब ये टाइप का बंदा आता है ना, हु इज ऑलरेडी अ मिलियनेयर और बिलियनेयर, उसको इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ रहा है कि अच्छा ठीक है मैं इतना रेंट दे रहा हूँ या क्या. उसको तो ये देखना है कि इज एवरीथिंग रेडी फॉर मी टू कम एंड लिव इन इट. ठीक है. सो नंबर 1 दैट, बिकॉज दीज हाउसेज आर अगेन फुल्ली डन अप, एवरीथिंग इज देयर, यू जस्ट कम इन विद योर क्लोथ्स. तो ऐसा नहीं है कि अब जाके आपको ये करना है. टर्न की सॉल्यूशंस, पीपल आर कमिंग एंड दे आर स्ट्रेट गोइंग इन. ठीक है. सम ऑफ द हाई एंड अपार्टमेंट्स और द पेंट हाउसेज, दे आर देन कमिंग अप fully serviced, say like a Four Seasons residences or something like that, जहाँ पे सब कुछ amenities, facilities, everything ready. एक reason वो है. Second thing, flexibility मिल जाती है उनको, and because they are new into the place, probably they are wanting to see how it goes for them, how well they settle in. ठीक है, कैसा लगता है उनको. अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो अच्छा ठीक है, आर दे सेटल्ड इन. एक बार सेटल इन हो गए उसके बाद वो कर रहे हैं अच्छा ठीक है अब यहाँ पे सेटल हो गए, ये हमारा इकोसिस्टम इस एरिया में बन गया, यहाँ पे खरीदना है. So that is also a reason why people are doing that. And
So these are, most of them are, you're saying, जो out of 100%, you're saying majority is investors. Yes. वो See, investors will always be there because Dubai as a market is why investors love it for one simple reason कि अगर rental return आप देख लोगे ना तो दुबई का rental return आज भी at least आप मतलब anywhere between comfortably between 6 to 8% net घर पे ले जा सकते हो on a real estate rent, which compared to a lot of big cities like London, Mumbai or New York and all is still quite high. Is quite high, and people don't make that kind of return on a real estate rental of a residential asset. Commercial is different, but residential में इतना return लोगों को residence में मिलता नहीं है. So for them मतलब वो एक added advantage हो जाता है. और plus with Airbnb it gives them also the flexibility to use it themselves. साल के 1 महीने आगे रहना है, 2 महीने रहना है, 3 महीना रहना है, आप रह सकते हो. बाकी का टाइम वो रेंट पे आपको रेंट दे रहा है, एज गिविंग अ गुड रेंट. एंड टेल मी अबाउट द डेवलपर जिससे सब पैसे बनाते हैं और जिससे कोई नहीं बनाता है. देखो जिससे सब पैसे बनाते हैं दैट इज द बेस्ट डेवलपर जो मुझे लगता है ना, जिसमें आज तक मैंने देखा है कि वेदर किसी ने एक 1 bedroom का अपार्टमेंट खरीदा हो या एक 25-30 मिलियन 50 मिलियन का विला खरीदा हो, Emaar is the best developer in terms of the product, the customer service, the master plan, whatever. And the reason they are today the number 1 developer outside of China is also because of that. Because मतलब अगर आप एक देख लो ना historically उनकी कोई भी communities कुछ भी, एक तो पूरा master plan बनाते हैं, कभी single building नहीं बनाएंगे. जब client को मतलब किसी ने उधर एक normal 1 bed का भी apartment खरीदा हो ना, जब चाबी मिलती है ना तो नॉट जस्ट बिल्डिंग बट बिल्डिंग की सराउंडिंग ये वो सब कुछ बना हुआ होता है. सो वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट अगर आप बोलो कौन सा डेवलपर है, देन आई वुड से डेफिनेटली ईमार. बट हैविंग सेड दैट देयर आर ऑल्सो लॉट ऑफ अंडररेटेड डेवलपर्स इन दुबई जो जब लोग खरीदते हैं दे हैव नॉट हर्ड ऑफ एंड दे फील कि अरे मैंने सुना नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ, एंड दे आर स्कैर्ड. बट those are underrated. Why? Because वहाँ पे ना as a investor or a buyer you can make a lot more money than a lot of other developers who are probably very big. जैसे कौन? Like for example there's a developer called H&H, very underrated. Beyond as a developer, very underrated. Ellington, ठीक है. So these are good developers, big developers, but you will never see them paint the town red or बड़े बड़े hoardings ये सब नहीं होंगे. प्रोडक्ट पे फोकस हमेशा रहता है, क्लाइंट फोकस्ड हैं कि मेक श्योर दैट क्लाइंट गेट्स अ नाइस प्रोडक्ट, गुड पेमेंट प्लान, नीट एंड क्लीन टू डील विद, एवरीथिंग इज वेरी क्रिस्टल क्लियर, कोई इश्यूज नहीं. एंड वेन एवर द प्रोडक्ट हैज़ बीन हैंडेड ओवर इट्स गिवन अ ग्रेट अप्रिसिएशन. प्लस वहाँ पे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे डेवलपर्स भी हैं जो काफ़ी अंडररेटेड हैं, बुटीक डेवलपर्स हैं, 2-2, 3-3 बिल्डिंग्स बना रहे होंगे साल के, एंड दे डिलीवर गुड प्रोडक्ट. सो दैट इज थिंग. बट देन देर आर अ लॉट ऑफ हू डू सो मच मार्केटिंग, सो मच हाइप कि पीपल थिंक दैट दिस इज द बिगेस्ट और द बेस्ट एंड दे गो इन फॉर दैट, बट नॉट नेसेसरली दैट इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल. What do you feel about Shahrukh? They sold it in 1 day. Yeah, that is okay. See, what happens, I'll tell you, ये जो है ना sold it in 1 day is not about कि आज, see, I'll tell you what happens. This is a very typical thing of Dubai, not Okay. just with one developer. A lot of developers sold out in 1 day, so many billions. क्या होता है ये? होता क्या है, आप इसमें ना there's something called as EOIs, expression of interest. Project launch होने के 15 दिन पहले, महीना भर पहले, 2 महीना पहले, depending on how big the project is, they start collecting EOIs based on certain information, which is not complete information, but basic information. कि यहाँ पे project आने वाला है, ये configuration होगी उसकी, and this is the expected price. ठीक है? So what happens is, if today you as a client, you are interested, you will say, यार ताहिर मुझे interest है, मुझे एक EOI दो. ठीक है? आप मुझे एक token का check दो, आपका passport दो, I register you as a interest. ठीक है? So what happens is, that process goes on. Depending on how big the project is, sometimes for 15 days, for 20 days, for 1 month, 2 months. Okay, it's in the UI collection phase. Then comes the launch day. Launch day के probably हफ्ता भर पहले, 10 दिन पहले, whatever, all the information is given कि बाबा, see, this is going to be the exact floor plan, this is this. On the launch day, it is getting allocated. तो होता क्या है usually कि developers have already
इतने चेक कलेक्ट हो चुके हैं कि वो उस दिन सोल्ड आउट है। कि अगर 500 यूनिट है तो उनके पास ऑलरेडी 500 के ऊपर चेक्स आ चुके हैं, ठीक है। जब उनके पास 500 के ऊपर चेक्स आ चुके हैं, 500 यूनिट है, हाँ ठीक है, फिर जाएंगे, आज का दिन एलोकेशन का डे है, तो उस दिन खाली हो क्या रहा है कि उस दिन ओके ये यूनिट राज के लिए, ये यूनिट इसके लिए, ये यूनिट इसके लिए, ये इसको एलोकेट करो, इसको, तो एलोकेशन हैपेंस दैट डे, ठीक है। सो इट इज सोल्ड आउट इन वन डे, बट वो सोल्ड आउट के पीछे द प्रेपरेशन गोज ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। बट स्टिल इवन दिस इज नॉट, हर डेवलपर नहीं कर सकता। हर डेवलपर नहीं कर, हर डेवलपर की स्ट्रैटेजी भी नहीं है ये कुछ डेवलपर्स की ही स्ट्रैटेजी है। Not every developer wants to be sold out in day one. क्यों? Because there are some developers who release also inventory phase wise. कोई प्री लॉन्च करेंगे, उसमें एक प्राइस में देंगे, फिर लॉन्च करेंगे, फिर प्राइस थोड़ा सा बढ़ा देंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा प्राइस और बढ़ा देंगे at different stages. Probably they don't want to be sold out on day one. Which one's better? Which one? The ones who go slowly. And who See, are day one पे sold out होना ना राज is no guarantee of the product. आप एक बात समझो, just because you are sold out does not mean your product is amazing. But that means your marketing and your word is amazing. Your marketing is amazing, right? You are not sold out on day one, but that does not prove that you are going to build the best of best. I'll tell you what, there are so many developers, okay, and big ones, who have not even kind of marketed. They are in no rush to sell out their product, but they are building excellent stuff where people who are putting in money eventually on handover make the most money. Okay, so what happens is ki with so much coming into the market, it is not practically possible that everybody will make money. Someone has to lose also. Okay, who loses? Majority of the people जो hype के लिए जाते हैं ना, वहाँ पे they realize, because क्या होता है, देखो hype में एक और चीज़ क्या होती है, आप decision making आपका ना बहुत जल्दबाजी में करते हो, आपको टाइम नहीं मिलता है, तो आप उसको properly thoroughly गो थ्रू नहीं कर पाते हो, फोमो में करते हो। और फोमो में आप कुछ भी करोगे ना, वो देयर आर हाई चांसेस कि आप उसमें गलत डिसीजन ले रहे हो। तो हाइप के अंदर जब लोग घुस जाते हैं ना, तो फिर बाद में रियलाइज होता है कि मैं हाइप में पड़ गया। दुबई इज रियली हब फॉर ब्रांडेड रेसिडेंसेस इन द वर्ल्ड, ठीक है। बट व्हाट इज हैपनिंग इज एवरीबडी इज बिकमिंग अ ब्रांड, ठीक है। आई एम श्योर इफ यू गो एंड टेल अ डेवलपर कि मेरे नाम का टावर बना दो, कोई वो भी कर देगा, ठीक है, to encash on your brand. But the point is that to build a good project, no, okay, you need 4 teams and nothing else. Yeah. Anywhere in the world जहाँ पे भी आप बना रहे हो ना, आपको चार टीम चाहिए होती है, ठीक है, और एक अच्छा प्लॉट चाहिए होता है, ठीक है। एक आपको चाहिए डेवलपर, आपको एक चाहिए गुड आर्किटेक्ट, who is going to design the entire building and put thought process on that when this is ready, this will be utility. Okay? You need a good interior designer who will design the space when it is ready, that okay, when a person steps into this house or office or whatever, this is what they should feel. Okay? And you need a good contractor to build it. Okay? So for me, anytime I'm assessing the project, irrespective of where it is, when I see, for me these 4 things are very important. मार्केटर नहीं चाहिए? मार्केटर तो देखो, मार्केटर बेचने के लिए चाहिए, बनाने के लिए नहीं, ठीक है। वो मार्केटर तो फिर कुछ भी बेच देगा ना। बट ये चारों अच्छे ही, आपको कैसे पता चलेगा? सी वो तो एक्सपीरियंस से मालूम पड़ता है ना। आज आप एक सिंपल है, अगर एक आर्किटेक्ट है, उसने कुछ पहले बनाया अच्छा, अगर आप जाके देखो और आप सोचो यार ये बिल्डिंग किसने बनाई है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा, हाँ ठीक है। But can be everything in-house. Let's say you are building a develop, let's say. But see, in-house maybe you don't usually see in-house. Okay, if you for example you are becoming, I'm saying like let's say for example you are becoming a developer. आपने आर्किटेक्ट, इंटीरियर सब आपकी सैलरी पे in-house लेके आ गए, वो बना रहे हैं। वो होता नहीं है वहाँ पे। You need to have a licensed architect who is for. हाँ, लाइसेंस किसी को आप लेके आ गए ना, in-house full time लेके आ गए कि बहुत काम करना है भाई, साथ में। वो आपको फ्लोर प्लान देख के मालूम पड़ जाएगा कि आप अगर आपको पता है कि हाउ टू असेस अ प्रोजेक्ट, तो आप फ्लोर प्लान देख लो। चलो लेट्स अज्यूम कि आपने मुझे बताया नहीं कि कौन आर्किटेक्ट है, कौन ये है, ठीक है। देन यू विल कम टू नो बाय सीइंग द फ्लोर प्लान दैट वेदर हैव दे ऑप्टिमल, इज देयर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस, इज इट थॉटफुल, इज इट समथिंग व्हिच इज डन रियली डिफरेंटली। See, what you said is absolutely right. There's a developer called Ellington. Every project of theirs, okay, their motto is only live by design, live in design, live by designs. Okay,
So they are a design focused company. Every project they build, okay, they try and do something or the other value add into the design, which people realize once the product is ready. And once the product is ready, a family walks into that apartment or townhouse or villa, whatever, sees the thing and is like, here's my money. You see? So jab building ready ho jati hai na, and like that there are a lot of other developers who are not so known, okay, but they pay attention to these details. Once it's ready, people go inside, they like it, they're like, I'm willing to pay money for it because it's ready. And when you see it, so buying off plan and ready property, they're two different games. See, आज बॉम्बे में क्या है, आज अगर बॉम्बे में भी आप प्रॉपर्टी लेते हो, अगर अंदर से आप जाओगे अच्छी लगेगी आपको तो आप लोगे, irrespective किसी ने भी बनाई हो. Yeah. So coming back to our Shahrukh conversation. Yeah. So it's like you feel कि जब तक वो बनेगी नहीं तब तक you wouldn't know. But if Shahrukh Khan is attaching his name with an existing developer, Danube, who is also a very big developer, Of course, they're very I'm big. sure they both will do justice to Look, they like should. because someone like But my point like is, someone like Shahrukh will not give his name to somebody who will Look, who's able to I'll tell you destroy it, and someone like Danube who's gotten a name like Shahrukh will also not do anything. agree. So I find But my point is that what sort of end of the day, what do you want as a buyer? You want that your product should be great. yes, and my Your prices should go up. Prices should go up, correct? So Now- do you think because of because see branded residences में अभी तक we have seen car companies करती है, jewelry companies कर रही है, Chelsea football club कर रहा है, bunch of people are doing stuff, Yes. right? First time a celebrity has done it. So it's a Absolutely. very different It is. type of. I don't think India में और किसी ने अभी तक तो किया भी. Nahi, Right? 100%. Around the world has anyone done it? Probably probably no. I Trump think it's the Towers first time. because he Trump was is- yeah, he but he's himself was a brand and then and he himself is a developer also. so that we don't know. But I think like if you look at just from the pure marketing point of view, It's a genius. it's a genius move. It's a genius move. It's a genius Look, move. I admire Rizwan Sargent for this because sometimes. So I also like when I see him, right, at this stage, like where he's reached, but he is still so consistent that sometimes gives me motivation. Yeah. यार अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? And वो हर थोड़े दिन में एक चीज के साथ आते हैं which is so different than market. 100%. Like every 100%. time he I'm will like, figure out a way he'll to figure out a way, become and I'm like, a man, marketing this guy king is in the a market. genius when it comes to marketing. Agreed. Absolute genius. Agreed. I really admire the way it's done. But when it comes to the product or how it is going to be eventually, that will is something we only need to wait time and will- see. Give me example of one project Dubai में जो hype पे लोग गए Yeah, and it tanked. there are projects where people have bought and waited, and on handover the prices are still the same क्यों? because they were sold expensive. See what happens. Marketing की वजह से. मार्केटिंग की वजह से लोग सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो लोग इग्नोर करते हैं ना, वो है प्राइस पर स्क्वायर फुट. आज भी ना बॉम्बे और दुबई में एक सबसे बड़ा फर्क क्या है पता है? आप बॉम्बे के ब्रोकर को भी पूछोगे ना यहाँ पे क्या भाव है, ठीक है, वो बोलेगा यहाँ 50,000 पर स्क्वायर फुट चलता है, लाख रुपए चलता है, 1.5 लाख चलता है. वो भाव प्राइस पर स्क्वायर फुट में बोलेगा. हाँ. दुबई में 90% लोगों को प्राइस पर स्क्वायर फुट का कॉन्सेप्ट ब्रोकरों को भी नहीं समझ में आता है. आप दुबई के ब्रोकर को पूछो यहाँ पे क्या भाव है, ठीक है, वो बोलेगा यहाँ पे 1 बेड इतने मिलियन का है, 2 बेड इतने मिलियन का है, 3 बेड इतने मिलियन का है. वो आपको प्राइस पर स्क्वायर फुट नहीं बोल पाएगा. सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट मेजोरिटी ऑफ देम, ठीक है, ओनली 10-20% ऑफ द पीपल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट प्राइस पर स्क्वायर फुट का, और वो आपको प्राइस पर स्क्वायर फुट बताएंगे. तो जब डेवलपर लॉन्च कर रहा है, अगर वो मार्केटिंग में वो प्रोडक्ट को इतना हैवी प्राइस कर देता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग, कि आप वो हाइप में खरीद ले रहे हो टिकट साइज की वजह से, कि ओवरऑल वैल्यू क्या है, ठीक है, आप सोच रहे हो कि अच्छा हाँ यहाँ पे तो 1 बेड 1 मिलियन का बिकता है, मैं 9 लाख का खरीद रहा हूँ. लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि वो जो रेडी 1 बेड बिक रहा है वो 800 स्क्वायर फुट का 1 मिलियन का बिक रहा है, और आप खरीद रहे हो 500-550 स्क्वायर फुट 9 लाख का. तो जब रेडी होने पे तो आप नुकसान में ही रहोगे, या उसमें अप्रिसिएशन आपको मिलेगी नहीं. सो ये चीज़ें क्या होता है कि लोग ध्यान से देखते नहीं है, हाइप में चले जाते हैं. कुछ जगहों पे जैसे बैल्कनी में पूल्स, इतनी बड़ी बड़ी बैल्कनीज. दुबई में क्या होता है कि वट एवर एरिया यू आर परचेजिंग, इवन द बैल्कनी एरिया इज रिटन ऑन योर टाइटल डीड एंड इट्स अ पार्ट ऑफ योर टोटल एरिया, ठीक है.
तो इन टोटल एरिया अगर आपका 1000 फुट का अपार्टमेंट है और उसमें से 500 फुट की बैल्कनी है, तो इंटरनल तो 500 ही हुआ ना. So you have to see these things before you get into anything. But tell me, जैसे you said price per square foot. I was reading a stat कि branded residences all of a sudden बहुत बढ़ गए. 5,500 से ज़्यादा यूनिट्स बिकी हैं सिर्फ 2024 में branded residences की. And on an average 69% more per square foot लोगों ने पे किया है for branded residences in the similar area. Yes. तो अगर ये एक एरिया है, for example building A, ये ₹1 की है, बिल्डिंग बी जो XYZ कार कंपनी की है, XYZ ब्रांड की है, वो सेम लेन में 69% ज़्यादा महंगी है. राइट. सही है. सो व्हाई इज दिस हैपनिंग? सी, ब्रांड में क्या होता है ना, अगेन इट्स अ ग्रेट मार्केटिंग, बट नॉट एवरी ब्रांडेड रेसिडेंस एड्स वैल्यू. सी, एंड ऑफ द डे आप कुछ भी ले रहे हो ना, ये देखो कि उसमें वैल्यू ऐड क्या है. अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. अभी एक, say for example, a brand like a Four Seasons, Six Senses, these are hospitality brands. आप वर्ल्ड में कोई भी एक Four Seasons में जाते हो या एक Six Senses में जाते हो या एक St. Regis में जाते हो, आप एक एक्सपीरियंस के लिए जाते हो, आपको एक्सपीरियंस मिलता है. तो इफ इट्स अ हॉस्पिटैलिटी ब्रांड, तो आपको पता है कि दे विल ऐड द हॉस्पिटैलिटी टचेज इनटू योर डे टू डे लिविंग इन दैट थिंग. तो उसके लिए आप थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा पैसा भी देते हो ना, इट्स वर्थ इट, बिकॉज देयर आर पीपल हु आर विलिंग टू गेट दैट थिंग आउट. बट अब कोई कार ब्रांड हो गया या फैशन ब्रांड हो गया या कुछ हो गया, अब वो ब्रांड को इंटीग्रेट कैसे करेंगे अंदर, दैट इज अ बिग क्वेश्चन. ठीक है. एंड दैट्स वेयर आई फील कि खाली उसका इंटीग्रेशन, जस्ट पुटिंग अ नेम एंड इंटीग्रेशन, दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. कि आप उसको इंटीग्रेट कैसे करते हो. अब आज एक हॉस्पिटैलिटी ब्रांड है तो वो एक इंटीग्रेट करता है विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, से राइट फ्रॉम योर लॉबी एक्सपीरियंस टू the fragrance sometimes, and how the person is greeting you at the entrance, to everything, services in the apartment. एक इंटीग्रेशन हो जाता है कि आपको पता है कि एक सिग्नेचर सर्विस है इस ब्रांड का, ऐसा है, तो आपको पता है कि अच्छा ठीक है, these are the things which are integrated. But when it comes to these other brands, how will they integrate it? I'm not saying it cannot be turned into an experience. Some might do it into a great experience, but not everybody. पूरी दुनिया में यही क्यों बन. हो क्या रहा है कि see, for the brand का नुकसान क्या है. ब्रांड एक रॉयल्टी लेता है. पीपल आर थिंकिंग कि वो ब्रांड बना रहा है. पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि वो तो खाली एक रॉयल्टी ले रहा है. ब्रांड 3%, 4%, 5%, 7% ऐसे रॉयल्टी लेके अपना नाम दे रहा है. ब्रांड को क्या जा रहा है, ब्रांड का तो नाम लग रहा है बिल्डिंग के ऊपर, उसके तो मजे, तो उसके तो हाँ, उसको तो सेल्स के ऊपर एक फिक्स परसेंटेज मिल रहा है. प्लस अ लॉट ऑफ दीज ब्रांड्स आल्सो हैव अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर समटाइम्स इट्स रिटन कि बाबा अगर बिल्डिंग रेडी होने पे मुझे लगा कि दिस डजंट अलाइन विद माय ब्रांड, मैं नाम ले लूंगा. बट ये ऑल ऑफ अ सडन दुबई में ही क्यों बढ़ा है? ब्रांडेड रेसिडेंसेज ऑल अराउंड द वर्ल्ड कहीं नहीं है. बुगाती का कुछ है इधर. अभी आई जस्ट हर्ड टुडे मर्सिडीज बेंज के साथ वो पूरी सिटी कुछ बना रहे हैं, a complete community, master community, like बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है. इट्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स अगेन. देन Bulgari ka, you were saying something. Chelsea football club has something. See, now again, the difference between a Bulgari and a football club, right? Bulgari has a hospitality brand. They have Bulgari hotels. It's a jeweler originally, but they've also transformed into a hospitality group. So there are certain experiences which you can see, and there is already a Bulgari residences in Dubai which people have seen and people have really loved it. Prices over there, if you see from what it used to sell once upon a time, they were selling, if I'm not mistaken, when they back in 18 or 19, when they were still under construction, 18 I think, if I'm not mistaken, they were priced at somewhere around 3,000 or 3,500 dirhams a square foot. Today they have touched almost 17,000 dirhams a square foot. ठीक है, तो एक confidence और, and see again, main thing, apart the brand also, who's building it? Miras, Dubai Holding. It's a government-backed developer. So you know that they will build, right? So that's the thing. So integration is very important. और दुबई में ही क्यों, to answer your question, क्योंकि क्या हो रहा है कि दुबई में what has happened is, over the last few years, for example in 2024, and I think even in 2025 it will be the same thing, Dubai was the number one destination for homes sold over $10 million across any city in the world. The second was London, which was at least 50% less. Not even New York comes close. Not even New York. Singapore, New York, Sydney. No. For homes of value $10 million plus. Okay? I'm talking about that category, which comes under the ultra high net worth category. Singapore, New York should come around. No, they were not on the number one list.
And Dubai was on the number one list in 2024, and I think in 2025 also it will retain that position. So you see, with so many people coming in, so much attention coming in, people found this new way of doing branded residences. And end of the day, अगर मुझे किसी को 5% या 10% देके मैं प्रोडक्ट अपना 20-30% ऊपर कर सकता हूँ, तो क्यों नहीं? So it became a way of selling at a higher price. But not all brand integrations will turn out to be great, I believe. But is it working? For the developer, yes, it's working. 100%. It helps. See, from a client For an perspective, investor? For investors, some brands, if it's a good one, it helps. Because ready पे भी उसकी डिमांड होती है. ऐसा नहीं कि हर ब्रांडेड रेसिडेंसेज की डिमांड नहीं है, कई की काफ़ी है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई गिव एन एग्जाम्पल, ईमार का ही ब्रांड है, इट्स अ होम ग्रोन ब्रांड. एड्रेस, आप एड्रेस की डिमांड देखोगे, कहीं पे भी उन्होंने बनाया, एड्रेस प्रॉपर्टीज हैव ऑलवेज हैड हाई डिमांड. ओके, इट्स अ हॉस्पिटैलिटी ब्रांड एंड एवरी प्रॉपर्टी हैज़ ग्रेट डिमांड. जिसको एड्रेस में रहना है उसको उधर ही रहना है, उसको वहाँ खरीदना है तो वहीं खरीदना है. नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कोई लग्जरी ब्रांड, बुगाटी, मर्सिडीज, बेंज. See, now these have to hand over, right? And now what kind of an experience the finished product gives? There is a high probability it might work also, or where if there are some really unique experiences in that which are curated just for the people living over there, then obviously it will work. दुबई में एक टाइम था, आई थिंक 2008-9 जब वर्ल्ड ग्लोबल क्राइसिस आया था, Yes. तब उस टाइम पे क्रैश आया था, मार्केट क्रैश वाज देयर, राइट? सब उसके पहले एकदम 2002-3 के बाद से it हाइप was, आया था, एंड देन बूम, एवरीथिंग क्रैश. Yes. व्हाट डू यू थिंक इज डिफरेंट नाउ कि अब क्रैश Lot of things. नहीं आएगा ऐसा? Lot of things. See, number one, वो टाइम पे regulations were totally different. Okay, back in 2007, 2006, there was no such thing as an escrow account or RERA. RERA started only, I think, in 2009, if I'm not mistaken, end of 2008 or 2009. So when that came in, a lot of things changed. पहले क्या होता था, किसी ने भी लैंड लिया, उसके ऊपर डिजाइन बनाया और बेच दिया, without any escrow account or anything. Today it's a very different thing. Today for a developer to develop, सबसे पहले the land has to be fully paid up. You need a fully paid up land. Then you need to deposit 30% of the construction cost into a government escrow. Okay, or give a bank guarantee for it, or construct the building 30%. Basically 30% paisa of the construction cost should be with you. You need to have your marketing costs with you in hand. Only then can you launch a project and sell. Even after that, what RERA does is, when you've sold, say, X amount of inventory, they let you touch that fund, the public fund, only when you've sold enough amount of units and your receivable is equivalent to the balance 70% of the construction cost. So they made it practically impossible for someone not to launch a project and not build. मतलब अगर आपने लॉन्च किया है और आपने इससे पैसे लगाए, तो आपके पास एक ही तरीका है आपका प्रॉफिट निकालने का, वो है बिल्डिंग पूरी करो. तो आपको लगता है क्रैश नहीं आएगा कोई? तो उसमें क्या है कि फाइनेंशियली टुडे everybody is coming with capital. So nobody is launching a project without money. ठीक है. So number one is that. Number two, correction can always happen. Okay, 5%, 10%, 15% correction can all. डिमांड ही नहीं होती, सब सप्लाई करे जा रहे हैं. नहीं, बट सप्लाई जो आ रही है ना, वो सप्लाई हैंडओवर पे, सी वो जो जितना लॉन्च हो रहा है ना, वो स्टिपुलेटेड टाइम में पूरा नहीं हो रहा है, और वो सप्लाई को आते आते टाइम लगेगा. Every year on an average, Dubai is handing over somewhere close to like 40, 41,000, 38,000, 39,000. Last 7-8 सालों से अगर आप एवरेज देख लो, तो number of units handed over are between 30 to 40,000. But next 2 years में it's estimated to have It's 84,000. But the thing is, this year, okay, there was, I think, a Fitch report or something which said that in 2025, 150,000 units will get handed over. But उसमें से 50,000 भी हैंड ओवर नहीं हुआ अभी तक. ठीक है, in 2025. Now, ये जो हैंडओवर्स है ना, ये इट्स नॉट नेसेसरी कि इट विल गेट हैंडेड ओवर ऑन टाइम. नाउ एवरी ईयर 30-40,000 यूनिट्स का कंजम्पशन तो है ही, विद द पॉपुलेशन ग्रोइंग, बिकॉज अगेन दुबई हैज अ टारगेट टू ग्रो इट्स पॉपुलेशन, विच इज अगेन डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर प्लेस इन द वर्ल्ड. कोई सिटी ये टारगेट नहीं बनाती कि हम इतने लोगों पे पहुंच जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इतने लोग यहाँ पे आके रहें. ठीक है, सो देयर पॉपुलेशन इज टू टेक, देयर गोल इज टू टेक द पॉपुलेशन, मेक इट डबल बाय 2040. ठीक है, एंड इट्स अ गवर्नमेंट एजेंडा.
in their vision 2040 they've said we want to grow the population, attract करो लोगों को दुनिया से, ठीक है. So that is that. So अगर supply आगे आ भी गया तो it will obviously the markets can correct anytime, and there is do you feel it's gonna correct? I think somewhere in 27 28 it might correct, but not across the market. Certain segments will definitely correct, like studios, one beds, prices will correct, because ये जो आप देखते हो ना 1.5 लाख यूनिट ये सब जो आ रहे हैं, इसमें से लगभग if I'm not mistaken last when I was checking the data almost कुछ 90,000 studios one beds हैं. जो 2 बेड 3 बेड और बड़े यूनिट्स हैं वो उसकी सप्लाई काफ़ी कम है. सो जो स्टूडियोज और 1 बेड्स है ना उसमें आई फील कि इवेंचुअली, एंड ये कैटेगरी ऐसी है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन होता भी नहीं है, मोर लाइक ए इन्वेस्टर प्रोडक्ट फॉर रेंटल रिटर्न. सो यहाँ पे करेक्शन आ सकता है, बट द बिगर यूनिट्स, द 2 बेडरूम 3 बेडरूम एंड यूजर प्रोडक्ट, वहाँ पे बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं है, बिकॉज जो एंड यूजर बाइंग है वो ईयर ऑन ईयर बढ़ रही है. ठीक है, पीपल हु बीन लिविंग देयर और कमिंग न्यू, they are thinking of buying. So end user demand is growing. Your smaller unit demand is not growing that high. So there I feel correction आ सकता है. Do you feel today as if now oversupply नहीं है? As of now existing नहीं है in the ready segment. Because अगर आज आप ready चीज़ कुछ देखने जाते हो ना, तो ready property आपको आज भी सही चीज़ immediately देखने के लिए मिल नहीं रही है available. ठीक है. Now again this is segment wise. आप अच्छा प्रोडक्ट ढूंढोगे नहीं मिलेगा, आप कोई ऐसा प्रोडक्ट ढूंढोगे जहाँ पे इतना ज़्यादा डिमांड नहीं है वो मिल जाएगा. तो इट इज़ ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन विच कैटेगरी ऑफ द मार्केट यू आर सर्चिंग इन. बट अगर अच्छी चीज़ देखने जाओगे तो वहाँ पे आज भी रेडी यूनिट्स की डिमांड काफ़ी है. आज भी एक नई बिल्डिंग हैंडओवर होती है, 300-400 यूनिट की बिल्डिंग अगर हैंडओवर होती है, अगर एक सही एरिया में अच्छी बिल्डिंग है, तो वो इन द नेक्स्ट 3 to 6 months कम्प्लीटली ऑक्यूपाई हो जाती है, भर जाती है, पूरी भर जाती है. I find it difficult to digest because जहाँ जाओ वहाँ या तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है या नई बिल्डिंग आ जाती है. Every 6 months you go to Dubai, you just find कि यहाँ पे 2 और चीज़ें खड़ी हो गई है. Correct. तो इतने लोग आ रहे हैं. See, दुबई का क्या हमेशा से फंडामेंटल ये रहा है. See, there are 2 ways, right? एक ये है कि people will come and we'll build. And Dubai believes in build and people will come. And that's what they've done. Till now. Right? What was the need to build a Burj Khalifa? Right? What was the need to build a Dubai Mall? They built and people came. Today, Dubai Mall's become the highest visited place on the planet. Yeah. Okay. So, because they built, people came. So, that's the idea that you build. अब market, आप समझो, let's say market soft भी होती है. For example, rents are very high and I feel rents should drop at least in the mid segment, affordable segment. Rents कम होने चाहिए. अब वो रेंट्स कम होगा तो क्या होगा? पीपल इवन ड्यूरिंग कोविड क्या हुआ? रेंट्स ड्रॉप हुए, कोविड आया, छोड़ने की जगह लोगों ने अपग्रेड किया. ठीक है, अरे यार मैं अपार्टमेंट में रह रहा हूँ, 2 बेड वो 3 बेड का टाउन हाउस अच्छे प्राइस में मिल रहा है, मैं मूव हो जाता हूँ. ठीक है, तो होता क्या है कि उसमें फिर देन इंटरनल मूवमेंट्स हैपन. लॉट ऑफ पीपल देयर आल्सो दे वांट टू अपग्रेड, दे वांट टू मूव इनटू अ डिफरेंट प्लेस, सो दैट आल्सो हैपेंस. प्लस Airbnb has become a big part. Okay, so a lot of these homes are also used as Airbnbs, especially in prime locations like, you know, locations such as like say downtown or Dubai Marina, Business Bay, जो popular locations हैं, वहाँ पे people use these homes as Airbnb, and Airbnb पे occupancy तो then is for tourists. So tourism तो बढ़ ही रहा है. अगर आप notice करो तो last 4-5 साल में they haven't opened so many hotels. Okay, yes, there are hotels keep opening every year, something or the other, but not so many. So if you see the occupancy that way, so Airbnb has also become a big part of business. So if they want to grow tourism, they need these units to come online for even to attract that tourism. Explain Airbnb business in Dubai. So Airbnb business is basically, there are 2-3 ways where people do it. One is obviously you own an apartment and you give it to an operator to run it on Airbnb. So what happens is usme the landlord will furnish the apartment and there's an operator who operates the unit and they take a percentage of whatever revenue they generate. फिर बाकी का सारा check in check out करना, गेस्ट का सब कुछ उनका. इसमें एडवांटेज ये हो जाता है कि कभी भी आपको यूज़ करना है आप जाके यूज़ कर सकते हो. रेस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ गिविंग यू अ गुड रिटर्न. ठीक है, प्लस प्रॉपर्टी रिमेन्स मेंटेन्ड एंड यू नो यू डोंट हैव द हैसल टू वेकेट अ टेनेंट जो लॉन्ग टर्म टेनेंट है. तो एक मॉडल ये हो जाता है. दूसरा तरीका ये होता है कि what people also do is they give it on a fixed rent to a Airbnb operator, saying कि भाई आप जो कमाते हो कमाओ, मुझे ये fixed rent दे दो. ठीक है,
So these are the ways people do. And then there is the operational side, जहाँ as an operator कोई आता है and they ask the landlord कि if you want us to operate your apartment, give it to us. और दूसरा ये है कि या तो वो उनसे रेंट करके फिर वो सबलेट करता है. बट Airbnb ऑल्सो क्या होता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड नॉट जस्ट फ्रॉम द टूरिस्ट, बट वहाँ पे कई बार क्या होता है कि पीपल कम फॉर समटाइम्स फॉर एन असाइनमेंट, समवन कभी कोई आ रहा है फॉर 3 month पीरियड, 2 months पीरियड, तो उसमें इट इज टर्न्स आउट टू बी मच चीपर देन अ होटल एंड पीपल लव इट. So do you think आज कोई अगर दुबई जाता है एंड वो Airbnb का बिजनेस स्टार्ट करता है तो पैसे कमा पाएगा? Airbnb के बिजनेस में आज की तारीख में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है. तो एज अ ऑपरेटर पहले जो मार्जिन थे 3-4 साल 5 साल पहले, वो आज नहीं रहे. ठीक है, पहले की तरह नहीं है. बिकॉज उसका रीज़न एक और ये है ना कि पहले क्या था कि एक लॉन्ग टर्म रेंट में और Airbnb के रेंट में एक अपार्टमेंट में अच्छा खासा फ़र्क होता था. एक एग्जांपल में अगर मैं बताऊं आपको, तो एक अपार्टमेंट का रेंट अगर 1.5 लाख दिरहम है साल का, ठीक है, वही अगर कोई Airbnb पे डालता, ऑपरेट करता, तो वो सेम लैंड ओनर Airbnb में शायद 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख कमा ले रहा था. अब ये डिस्टेंस जो है ना, ये कम हो गया. ये 1.5 लाख जो है, अब ये आ गया 2.25 लाख तक, और ये जो 2.5 लाख कमा रहा था वो 2 लाख तक आ गया. या तो अब मार्जिन नैरो हो गया. सो इसमें मेनली लोग क्या कर रहे हैं कि जिनको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी खुद भी यूज़ करनी है, मुझे लॉन्ग टर्म टेनेंट नहीं चाहिए मेरे अपार्टमेंट में, तो उसके लिए Airbnb works very well. Yeah, now there are some companies who are doing really well in Airbnb जो operate करके भी कर रही हैं because they are providing that kind of service. In fact, a lot of companies are now trying to innovate, add more perks in terms of giving better services to the clients who are coming and staying in Airbnb. और Airbnb में भी अब लोगों को experience चाहिए. अब लोगों को खाली एक normal apartment नहीं चाहिए. ठीक है, अगर वो एक कहीं पे जा रहे हैं हॉलीडे के लिए, तो कुछ इवन इफ इट्स अगर छोटा अपार्टमेंट भी हो, कैसा भी हो, बट दे वांट अ नाइस एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस मतलब क्या क्या कर सकते हैं लोग अपने Airbnb में? नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं कि दे डू अप द प्लेस रियली वेल, दे मेक इट रियली फैंसी, small थिंग्स, प्रोवाइड देम विद से गेम्स इन द अपार्टमेंट, nice TV, nice entertainment system. So when a person is on a holiday or come for a short time, they feel okay, I'm getting a lot of things, getting better value. So ये सब चीज़ों में, in fact, lot of people are now even Airbnb पे one of the popular things is the bigger villas now. ठीक है, लोगों को चाहिए villas, and very few villas are available on Airbnb if you go to see, because अगर बड़ा ग्रुप आ रहा है, ठीक है, they want a 4-bedroom 5-bedroom villa, but वो कैटेगरी में अवेलेबिलिटी बहुत कम है. And it gets very difficult. You पाम पे फिर भी मिल जाता है, पाम जुमेरा पे आपको मिल जाएगा, बट अगेन इफ इट्स अवेलेबल देन द प्राइसिंग इज आल्सो क्रेजी. People are willing to pay for that kind of an experience. What's more expensive and what's more in demand? A beachside property or a penthouse? Now, two things. If it's a beachside property, right on the beach, the most a beachside penthouse is more in demand and more expensive. Okay, so that is a thing. But the thing is, in general, if you see Dubai, if you see anything on the water, yes, definitely it's way more expensive. But for the same value, if you go inland, you will find more space. So to give you an example, someone could go and spend 200 million dirhams on a villa on the Palm, where it could be probably, say, 20,000 square foot. And for that same 200 million, if someone goes to Dubai Hills, probably he might get 40,000 square foot, right? So that's the trade-off. I get it, but which one's more in demand? Which one people still buy? People at that price. People buy both. It depends on what they want. Because see, at that level, someone spending that kind of money, for them it's all about their convenience. Tell me about scams. Real estate scams में rental के ऊपर बहुत होते हैं. क्या होता है? ठीक है, कई बार क्या होता है, लोग रेंट अगर कर रहे हैं and if they don't, they're new to the city, अगर उनको पता नहीं है, तो क्या होता है कि कई बार क्या करते हैं लोग, रेंट कैश में पे कर देते हैं. अब समझो जो एजेंट रेंट कर रहा है उसने कैश ले लिया आपसे, बट प्रॉब्ली रेंट पहुंचानी है लैंडलॉर्ड को. ठीक है, एक तरीका ये होता है. दूसरी चीज़ ये होती है कि कई बार लोग ना क्या करते हैं कि आप बोलते हैं कि अच्छा आप हमारी कंपनी में रेंट को ट्रांसफर कर दो. कंपनी में रेंट गया बट सेम चीज़, रेंट आगे पास ऑन नहीं हुआ. इवन कई बार ये होता है कि किसी ने, कोई लैंडलॉर्ड, अगर समझो आप एक लैंडलॉर्ड हो, आपने किसी को सब लीजिंग की NOC दे दी है कि आप सब लीजिंग कर सकते हो. अब
लेट्स अज्यूम मैंने आपसे वो अपार्टमेंट लिया ऑन 4 चेक्स और मैं आपको एक रेंट मैंने एडवांस में दिया. अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैंने सब लीज करने का एनओसी ले लिया आपसे, मैं किसी को सब लीज कर दे रहा हूँ पूरे साल के एडवांस में. तो मैंने पूरे साल का रेंट ले लिया, अब गायब हो गया बंदा. तो उसमें क्या होता है कि वो ऐसे भी केसेस होते हैं. ठीक है, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल दैट व्हेन यू आर रेंटिंग, आप रेंट मेक श्योर इट्स गोइंग इनटू द लैंडलॉर्ड्स अकाउंट. ठीक है, इट इज नॉट गोइंग इनटू दिस थिंग. प्लस एंड वहाँ पे फिर गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे स्कैम फिर होता है केसेस होते हैं. बट अगर बंदा समझो छोड़ के भाग गया है तो फिर क्या ही करोगे आप. बट उसके ऊपर कुछ और लगता है कोई, मतलब उसके ऊपर ट्रैवल बैन लग जाता है. इफ ही एवर कम्स इनटू द यूएई पकड़ा जाएगा. बट होता है इवन लाइक फॉर एग्जांपल क्या होता है हमारे यहाँ, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में क्या होता है, आप समझो कोई प्रॉपर्टी डन करते हो, आप टोकन दे देते हो. ठीक है, ये टोकन का सिस्टम खाली डेवलपर के लिए एप्लीकेबल होता है कि आप डेवलपर को डेवलपर के अकाउंट में पैसा दे रहे हो तो दैट इज फाइन. बट अगर कोई आप रेडी प्रॉपर्टी नेगोशिएट कर रहे हो तो यू डोंट गिव अ सिंगल पेनी टिल द डे ऑफ ट्रांसफर. ओके, यू ओनली पे द फुल अमाउंट ऑन द डे ऑफ ट्रांसफर. तो होता क्या है कि अगर आप किसी से प्रॉपर्टी ले रहे हो तो कई बार ऐसे भी केसेस होते हैं कि यार मैंने उसको एडवांस दे दिया 10%. अब वो जो सेलर है अब वो आ नहीं रहा है ट्रांसफर करने के लिए प्रॉपर्टी. एंड बट यू आर नॉट सपोज टू पार्ट ऑफ द मनी, यू आर सपोज टू जस्ट गिव अ सिक्योरिटी चेक विच इज हेल्ड इन एस्क्रो विद द एजेंट्स. बट कई बार क्या होता है कि इसमें कई बार लोग फंस जाते हैं कि अरे यार मैं तो 10% उसको रिलीज कर दिया, विच यू आर नॉट सपोज टू रिलीज. एंड दैट्स द थिंग. सो चीज़ें मतलब क्या है कि वहाँ पे लॉ कैन प्रोटेक्ट यू इफ यू फॉलो इट. अगर उसको दे दिया विदाउट नोइंग व्हाट यू आर सपोज टू डू, देन यू आर गॉन. एंड ब्रोकर्स बेवकूफ बनाते हैं. हाँ बनाते हैं यार. उसमें मतलब कुछ लोग होते हैं जो मतलब शॉर्ट साइटेड हैं, वो फ्लाई बाय नाइट हैं, वहाँ खाली पैसा इस तरीके से कुछ किसी को क्या बोलिए, क्या व्हाट आर द कॉमन स्कैम्स दैट ब्रोकर्स डू? इट्स नॉट टू कॉमन. ठीक है, इट्स नॉट वेरी कॉमन बिकॉज नाउ a lot of information is now there online and things are too what do you say streamlined and organized, so it's not very common. But जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने जैसे मैंने रेंट का बताया या सेल के लिए आपने ब्रोकर को बोला हाँ ठीक है आप मुझे एडवांस भेज दो. Brokers, for example, we as a real estate broker or a company, we are not supposed to take third party money with us. Okay. As per even the rules of RERA, we are not supposed to take a third party payment. Yeah, I can collect your check from the person on your name. That's a different thing. But I cannot take it in my account. Right? So the moment the money comes into my account, I can only bill my commission to you. Okay. I cannot take the purchase value का कोई certain amount कि आप मुझे दे दो मैं उसको दे दूंगा. This is a common scam, and then you are running behind them कि क्या हुआ क्या नहीं. And I mean मतलब कुछ लोगों का मैंने recently एक one of my team members came to me saying एक क्लाइंट ने किसी से खरीदा था एंड उसने ब्रोकर को पैसे भेज दिए, उसने आगे डेवलपर को पेमेंट नहीं किया. बोला क्या कर सकता है उसने, देयर इज अ डेवलपर एस्क्रो अकाउंट, आप डायरेक्ट पे करो ना डेवलपर को. Is there a way that you can avoid all of this? There is a way if you are a little vigilant and you do your research little well. नहीं, सबलेटिंग में वो कैसे करोगे यार? नहीं, सबलेटिंग में ऐसा है ना कि you make sure that you say that अच्छा ठीक है अगर आप ऐसा है तो you show me what is your arrangement with the owner, because you don't want to fall into something like that. And then take a separate, ask them for a revised NOC from the owner saying you are giving it to me for a yearly thing. Just get me a new NOC from the owner saying that yes, this is what is the thing. First thing, when you're renting an apartment, until and unless it's a management company which is managing the entire building, then it's a different thing, because that's usually not a scam. बट इफ इट्स अ सिंगल अपार्टमेंट आप रेंट कर रहे हो किसी से और कोई इंडिविजुअल बोलता है कि मैंने सबलेटिंग पे ले रखा है, देन यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल. बट बताते ही नहीं होगा ना, कोई बोलता होगा मेरा ये तो नहीं, उसमें तो यू हैव टू हैव द डॉक्यूमेंट्स ना. यू कैन नॉट सबलेटिंग में 1 साल के पैसे ही मत दो. आप 1 साल के पैसे ही मत दो ना. अगर मैं किसी को अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे वी हैव अ रूल वी फॉलो, अगर हम किसी को दे रहे हैं वो बोलता है मुझे सबलेटिंग के लिए चाहिए, तो वी से वी विल ओनली गिव यू इफ यू आर पेइंग फुल ईयर्स रेंट एडवांस, बिकॉज वी डोंट वांट टू वेट. उसमें फिर वो स्कैम कर ही नहीं सकता है, उसमें तो पूरे साल का रेंट दे दिया. So that you have to be careful about. Don't send out money. What's the most expensive property you have sold? Would be about, if I have to say single biggest, would be about, say close to 50-55 million, 60 million dirhams. How much would that be in Indian rupees? 120-130 crores. House. 130 crore house. क्या होगा 130 करोड़ के घर में?
Yeah, these are all mansions which are villas and mansions. Abhi to chalo, now the prices have changed. So today if you go to buy 50-60 million, you would get 5 bedroom, 6 bedroom, 11-12,000, 15,000 square foot house with everything you can imagine, your pool, gym, a spa in the house, theater, as in a home theater, bar, entertainment area with your basements, lifts, rooftop terraces. You have a show kitchen, you have a dirty kitchen, uh, all the works in the house. And there have been houses where, some of the houses where you go inside and it's just amazing to see what people can think and create. Some of the mansions, if you go and check, they are about 40,000 square foot. And they each of these houses are like piece of art. Like, for example, one house I visited was, had a bathtub which was probably what, $1.2 million. For what? It was a single piece of marble with which the whole bathtub was carved out. And we've gone into houses which have had kitchens which are probably $500,000, which is just for the kitchen, as in your Slab. the kitchen stove and the equipment. I forgot this company's name. It's a company in US which does these very high-end kitchens. Even people like Leonardo and all use those kitchens. And I was like, it's crazy when you go and see these things. What's something in Dubai also, even after selling so many houses and being to so many places, what still surprises you? Ki bhai ye kya hai? Like, why are people... Something or the other new people come up with, right? People come up with some different innovation. See, what is happening is, with so many developments happening, so many new developers coming, क्या हो रहा है इसमें एक चीज डिफरेंट हो रही है कि लोगों का, like, end of the day, the product has to get better and better. Only then everybody will be able to sell. So people are adding different things into apartments, amenities, facilities, things which you can't even imagine. And some of these houses are coming with crazy things. Like, I saw one house where they literally made, for example, they had a home theater in the basement. And just outside the home theater, there was this nice bar area with a proper popcorn machine to give you like a proper cinema feel. Okay. And outside there was a party area. And along with the party area was the garage, which had a glass wall, basically. So you park whatever cars you have over there. So you are, you're entertaining your friends, guests, whatever. You have your cars next to it. You see, and then you also have like a proper theater with a proper popcorn vending machine, drinks vending machine and all. अब शायद वो घर में 4-5 लोग रहेंगे, 6 लोग रहेंगे, but it's it's crazy to think that someone likes it. They want it. One house recently I visited, it's still not completed, but where a friend of mine is doing his house, and what he came up with, he's created a waterfall in the house in such a way that there's a basement. The basement has a pool, okay, a smaller pool, and there's a pool on the ground floor as well. And from the ground floor pool to the pool in the basement, there's a waterfall. So you're swimming in the pool here, and then you have a waterfall which falls into the pool down. It's crazy, to just visually think of it, it's crazy, but people do, crazy stuff. Yeah. All around the world. Tell me about exit plan in Dubai. कि लोग खरीद तो लेते हैं, everybody is talking about buying. 100%. बेच पाते हैं वो वापस? Not everybody is able to sell at a profit. See, बिकता तो सब कुछ है, but at a price. Right? हाँ, तो प्रॉफिट की बात हो रही है इधर. Exactly. लॉस में किसको बेचना है? होता ही है ना कि people don't see, your exit plan needs to be decided the day you're entering the property, because that day you need to have your plan कि what are you going to do with it. ठीक है, कि आज आप ले रहे हो तो क्या प्लान है, उसको आप 3 साल रख के बेचोगे. ठीक है, अगर 3 साल बाद अगर बेचोगे तो वो 3 साल बाद कौन बायर है जो इसको खरीदेगा और आपको क्यों कोई प्रीमियम देगा. पहली चीज ये है. ठीक है, प्लस अगर वो प्लान सही नहीं गया, बिकॉज सी मार्केट्स आर इन नोबडीज हैंड्स. कल को मार्केट थोड़ा अप डाउन हो गया, कुछ हो गया, ठीक है, एंड यू फील दैट अरे यार, टाइम इज नॉट द राइट टू सेल टुडे, आई नीड टू होल्ड ऑन. देन व्हाट इज योर प्लान टू होल्ड ऑन टू that? How will you be doing it? Would you be going and taking a mortgage and then sustaining that?
और you have some other provision कि अच्छा ठीक है, अगर ये हुआ तो मैं मेरे पास ये दूसरी But प्रॉपर्टी how can you know this? No, see, you have to plan. See, no, so you can't know anything. Like today, if I'm buying a property Yeah. from you, okay, and you've said somewhere कि never buy a property until you know who's gonna buy it from you in next 5 100%. years, right? 100%. तो आप बोल रहे हो कि मैं आज ये सोच के लूँ कि अगले 5 साल में मेरा बायर कौन होगा, मुझे आज कैसे पता चलेगा See, ये? Buyer कौन होगा in the sense, I'll give you an example. When I say buyer कौन होगा in the, see, if you're buying, I'll give you an example, okay? Say, let's assume you are buying into a place which, I'll give you an example. There's a new project by Emaar which is called the Oasis. ठीक है? It's a complete villa community with only about 3,000 independent villas. ठीक है? So let's say आज कोई उधर खरीद रहा है और ये सोचता है कि मैं ये हैंडओवर पे इसको बेचूंगा और उसमें प्रॉफिट बनाऊंगा, तो उसका एग्जिट प्लान एकदम सिंपल है कि आज आप ये चीज़ खरीद रहे हो, उसकी यूएसपीज क्या है, ठीक है? उसकी यूएसपीज हैं कि द प्लॉट साइजेस देयर आर बिग, द बिल्टअप साइजेस आर प्रीटी बिग, सराउंडिंग में अगर आप कोई भी नई कम्युनिटी देखते हो तो कोई भी नई कम्युनिटी में आज अगर वो घर रेडी हैं तो जो प्राइस पे आज बिक रहा है उससे प्रॉबेबली डबल प्राइस है, ठीक है? तो आप इतना तो एस्टिमेट कर सकते हो कि लेट्स से कि ये डबल नहीं हुआ प्राइस में, बट अगर 50% भी अगर इधर ग्रोथ हुई एंड हैंडओवर तक मैंने अगर इसके ऊपर 80% इन्वेस्टमेंट किया है तो ऑन माई कैपिटल आई विल गेट अ गुड 60-70% ROI ऑन एट दैट टाइम. Number 2, the number of units are not in like 20,000-30,000. This is appealing to a very to an audience who is living over here. We know there is inflow of people who are looking for such houses. तो ये बहुत ज़्यादा नंबर्स में नहीं है, तो आप उस पर बेस पे एक प्लान बनाओगे. अब वही आप एक एग्जाम्पल कर लो कि आप एक स्टूडियो खरीद रहे हो, ठीक है? एक ऐसे एरिया में खरीद रहे हो जहाँ पे आने वाले 5 सालों में दूसरे 30,000 स्टूडियोज आ रहे हैं, ठीक है? तो फिर आप वो उसको इस तरीके से ये सोच के मत लो कि आप वो लेके उसमें प्रॉफिट बना के बेचोगे. हाँ, आपको रेंटल रिटर्न करना है, आप उसके लिए ले लो कि भाई वो मुझे रेंट हमेशा दे देगा क्योंकि प्रॉपर्टी खाली नहीं रही, कोई ना कोई आके रेंट पे ले लेगा. 5,000 रेंट ड्रॉप करूंगा, कोई आके कल ले लेगा, ठीक है? और मुझे वो रेंट देगा, मेरा पर्पस वो है. बट अगर आप उसको बेचने के लिए ले रहे हो तो आप ये देखो कि बिल्डिंग के अंदर, ठीक है, मैं एकदम अभी का एक एग्जाम्पल देता हूँ. एक बिल्डिंग के अंदर वी वर जस्ट सिलेक्टिंग अ यूनिट फॉर अ क्लाइंट कि उसको बेचने के लिए चाहिए था कि मुझे फ्यूचर में बेचना है, लेकिन मुझे लेना 1 बेड ही है. देयर वाज दिस वन पर्टिकुलर सीरीज जो खाली प्रॉबेबली 10 या 15 माले तक वो 1 बेड्स थे, एक ही 1 बेड थे वो लाइन में. उसका रीज़न क्या था कि वो साइड सोची थी ना, सबसे बेस्ट साइड थी फॉर अ 1 बेड टू हैव, ठीक है? उसके बाद वो बिल्डिंग में सब बड़े यूनिट्स थे. दैट मीन्स वहाँ से व्यू सबसे अच्छा होगा, वहाँ पे लिया. तो मुझे पता है कि जब ये रेडी होगा आई एम ओनली कम्पीटिंग विद 15 पीपल बिकॉज 15 माले तक ही ये 1 बेड है और हर फ्लोर पे एक ही है, ठीक है? जिसमें से अगर 2 यूनिट उसने खरीदे तो उसको पता है कि उसका कंपटीशन कम है. लेकिन अगर वही आप कोई ऐसे जगह पे लेते हो जहाँ एक फ्लोर पे 4 1 बेड लाइन में है, 50 माले की बिल्डिंग है, ठीक है, तो आप 200 लोगों के साथ कम्पीट कर रहे हो. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल बी रियली सेलिंग एट अ वेरी हाई प्रीमियम एट दैट टाइम? शायद अभी मार्केट ऊपर चली गई और आपने उसको थोड़े ऊपर में बेचा, वो अलग चीज़ है, बट यू आर नॉट रियली मेकिंग अ प्रॉफिट एज कम्पेयर टू देन एनालाइजिंग एंड सीइंग कि अरे यार ये तो इतना ही होगा. सो वो सोचना एट द टाइम ऑफ बाइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन मुझसे, अगर मैं ये ले लूंगा तो फिर सोचो ना 200 अपार्टमेंट है तो कंपटीशन होगा ना. मैं बोल रहा हूँ मुझे 1.5 मिलियन चाहिए, कोई 1.4 में दे देगा मुझे काट के. ट्रू. वो बोलेगा ठीक है भाई 10 माला पे तेरा मैं 9 में ले लूंगा, 8 पे ले लूंगा, क्या फर्क पड़ेगा? कौन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या आप खरीद रहे हो और उसको कैसे बेचोगे और क्या टारगेट है आपका. और अगर आप एक रेंटल पोर्टफोलियो बनाने के लिए ले रहे हो तो बात अलग है, बट अगर आप उसको फ्लिप करने के लिए ले रहे हो कि मुझे बेचना है तो आप वो सोच के लो कि कौन खरीदेगा. कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी थी जो नहीं बिकती? देखो बिक तो सब जाती है वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि नहीं बिकती है, बट प्राइस, ठीक है. प्रॉफिट में कौन सी नहीं बिकती? प्रॉफिट में कोई सी नहीं बिकती है. एक जिसमें बहुत लंबे पेमेंट प्लान्स हैं, जहाँ पे यू हैव ओवरपेड फॉर द प्रॉपर्टी, ठीक है, और यू हैव ओवरपेड फॉर द काइंड ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, जहाँ पे majority आपको ये प्रॉब्लम आएगा इन बिल्डिंग्स विच आर हाई राइजेस वेयर देर आर अ लॉट ऑफ यूनिट्स. हाई राइज बिल्डिंग है, अब भरी है वो स्टूडियोज और 1 बेड से, बहुत कम 2 बेड्स हैं, एंड दे आर नॉट एंड यूजर फोकस बिल्डिंग्स. बिकॉज व्हाट हैज हैपेंड इज कि दुबई का जो एंड कंज्यूमर है ना, वो ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स चेंज हो गया है. एक टाइम पे ऐसा था कि वहाँ पे स्टूडियोज एंड 1 बेड सबसे ज़्यादा डिमांड में होते थे. अब वो डिमांड रिवर्स हो गई है. सो इवन इफ यू आर बाइंग एज अ रेंटल या आप
उसको खरीद रहे हो बेचने के लिए, तो जो एंड यूज़र होता है वो हमेशा प्रीमियम देने के लिए राज़ी है, क्योंकि उसको देख के खरीदना है, उसको रहने के लिए चाहिए, और वो यूनिट्स, वो 2 बेड 3 बेड्स बड़े यूनिट्स में ही जाता है, इवन इफ इट्स एन अफोर्डेबल एरिया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाके सबसे महंगे एरिया में लो, आप सबसे अफोर्डेबल एरिया में भी जा रहे हो ना, ठीक है, वहाँ पे आप जाके देख लो कि अप्रिसिएशन वाइज वेदर अ स्टूडियो इज अप्रिशिएटेड मोर और अ 2 बेड इज अप्रिशिएटेड मोर. So you will find that the 2-bedroom apartment is appreciated more because that's a end user product. ठीक है. Even on a rental return wise, अगर एक अच्छा अपार्टमेंट है, वहाँ पे आपको जो टेनेंट है वो भी आपको लॉन्ग टर्म टेनेंट मिलेगा, जो सही से रहेगा, सही से आपको रेंट देगा, एंड will make sure the apartment is also kept well. So this is what a lot of people are not really realizing. So ऐसी प्रोडक्ट्स आप मतलब स्टूडियो 1 बेड्स ये सोच के मत खरीदो कि आप उसको ना बेच लोगे, प्रॉफिट आ जाएगा, ये आ जाएगा, नहीं, उसको रेंटल रिटर्न के लिए खरीदो. सो अगर अच्छा प्रोडक्ट है जहाँ एंड यूजर आने वाला है, अगर एंड यूजर नहीं आने वाला है, देन दैट्स अ थिंग वेयर यू विल नॉट फाइंड रेड फ्लैग. अगर कोई इंडिया में बैठा हुआ है, ये देख रहा है और उसके पास 2 करोड़ है, राइट, तो क्या उसे दुबई एंटर करना चाहिए टू बाय अ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी? एंड क्या वो 2 करोड़ में पहले तो कुछ खरीद सकता है, ए, एंड क्या उसे खरीदना चाहिए जस्ट फॉर मेकिंग मोर मनी, इन्वेस्टिंग इन अ वे कि मैं वहाँ पर इंडिया से ज़्यादा रिटर्न कमा लूँगा? सी, अगर उसका पर्पस रेंटल रिटर्न है ना, तो डेफिनेटली वो ले सकता है, ठीक है. अप्रिसिएशन के लिए भी ले सकता है, बट अप्रिसिएशन के लिए चॉइसेस आर लिमिटेड. बट फॉर रेंटल रिटर्न डेफिनेटली वो देख सकता है, क्योंकि आज आप 2 करोड़ बोलते हो तो इफ़ यू कन्वर्टेड इनटू दिरहम्स, इट्स समवेयर अराउंड 800-900,000 दिरहम्स कंफर्टेबली. या तो एक स्टूडियो आ सकता है, 1 बेडरूम आ सकता है, जिसमें उसको एटलीस्ट आज एक वो लेगा तो उस पर उसको 6 to 7-8% नेट रिटर्न उसको मिल जाएगा ऑन अ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, विच प्रॉब्ली आज अगर बॉम्बे में अगर कुछ लेने जाता है तो उसको शायद 1% 2% रिटर्न मिलेगा. सेकेंड थिंग, एक दूसरी चीज़ क्या होता है, लॉट ऑफ इंडियन इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, especially emerging economies and countries where the currencies are not so stable or not so strong, उनका एक पर्पस ये भी होता है कि because the dirham is pegged to the dollar, dirham to dollar value doesn't fluctuate, so your investment is actually happening in dollar terms. So अगर आप एक लॉन्ग टर्म देख लो तो लॉन्ग टर्म में आपका करेंसी डिवैल्यूएशन के अगेंस्ट भी एक हेज हो जाता है by way of a real estate investment. So you are secured with a real estate asset, where the asset is freehold, it is in your name, plus it's giving you rent, and you are somewhere also covered against the currency devaluation. So this is where a lot of people put in money also. So if it is, the purpose is good cash flow, I think Dubai is one of the best markets to generate good rental return on a real estate asset. कि उसको cash flow 8% की yield आ रही है उसके ऊपर, जो उस पर ऑब्वियसली वो वहाँ पे टैक्स नहीं भरेगा, यहाँ के जो भी टैक्स इम्प्लीकेशंस हैं उसको आएंगे, बट अदरवाइज यू नो इवन आफ्टर पेइंग दैट टैक्स इट्स स्टिल वे मोर देन प्रॉब्ली यू नो पुटिंग मनी इन अ रियल एस्टेट एसेट ओवर हियर. एंड किसी के पास 10 करोड़ है और उसे इन्वेस्ट करना हो तो उसको इन्वेस्ट करना है तो देन डेफिनेटली दे कैन लुक एट मल्टीपल प्रॉपर्टीज, और दे कुड लुक एट प्रॉपर्टीज वेयर दे कैन, जहाँ पे कैपिटल अप्रिसिएशन ज़्यादा मिले, एंड बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ पेमेंट प्लान्स आपको फ्लेक्सिबिलिटी जो मिलती है. If someone is wanting to buy and hold and sell, then equity wise you are only putting sometimes 40%, 50% equity over the period of 3, 4, 5 years. And if you are looking at exiting upon handover, then obviously you can buy something जो 10 करोड़ का है, वो आज अगर परचेस करना चाहता है, जिसके पास अगर 10 करोड़ रुपए हैं लगाने के लिए, वो अगर इवन हायर वैल्यू का परचेस करता है तो there is a good probability that they will sell at a premium on handover and exit that position. So it's कितना, what kind of returns can people expect? See, it depends also on the type of property, but on an average you could look at about 15 to 20% return a year. That's a lot of return. Yeah, so if you see, there are people, for example, I'll give you one example for just a basic example on one of our clients' property where something was bought for 6 million, where the payment up until handover was about 3.5 million dirhams. ठीक है, and on handover we exited that property for about 8.5 million dirhams. So if you see on the capital invested in 3 years, आप एवरेज लगा लो तो 60-70% रिटर्न है, बट वो हर एक प्रॉपर्टी पे नहीं है. लोगों को क्या लगता है, लोग क्या ये एग्जाम्पल देख के सोचते हैं कि अब मैं कुछ भी खरीद लूंगा दुबई में और मुझे ये रिटर्न मिलेगा. नहीं, उसके पीछे एक स्ट्रेटेजिक मूव है, उसके पीछे पहले से एक थॉटफुल स्ट्रैटेजी है कि वो
क्या करना है और कहाँ पे लेना है, कौन से डेवलपर के साथ लेना है और क्या करना है. सो इवन फॉर एग्जाम्पल, इवन इन एंड नॉट नेसेसरी ये कि 10 करोड़ वाला ही ऐसा कर सकता है. जो 2-3 करोड़ लगा रहा है, 4 करोड़ लगा रहा है, वो भी कर सकता है. जहाँ देर आर सम डेवलपर्स हुआ गुड डेवलपर्स, आप लो 40% 50% आपने दिया एंड अपॉन हैंड ओवर आपने उसको बेचा एंड यू टेक द मनी आउट. बट इसके लिए 2-3 चीज़ें चाहिए होती है. एक चाहिए होता है पेशेंस. लोगों में कई बार क्या होता है, पेशेंस रन आउट हो जाता है, रुक नहीं पाते हैं लोग. पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टिंग द राइट डेवलपर एंड राइट प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट. टेल मी, किसी को आज अगर पैसे बनाने हो दुबई में तो वो कैसे बना सकता है? टॉप 3 अपॉर्चुनिटीज इन रियल एस्टेट, आउटसाइड रियल एस्टेट? टेल मी बोथ. Okay. In real estate, I think there's a huge demand for good, for example, good high-end fit-out companies, because we struggle with finding, there are a lot of fit-out companies and interior design companies and all in this space, but good people who do good work, fit-out companies, high-end, very few. बहुत सारे हैं, but अच्छी बहुत कम है. Second thing, in real estate, I think property management will boom in the next few years with so many properties coming in, right? Not every buyer of property in Dubai lives in Dubai. A lot of them live overseas, right? And if you are not giving them a solution where everything is managed and it's easy for them, I think property management is also a big business. So what do you mean by management? So Airbnb पे चलाओ and all of that? Not just Airbnb, but in general आपकी प्रॉपर्टी है. आज समझो आपकी प्रॉपर्टी है, आप दुबई में नहीं रहते हो, आपने रेंट पे दी हुई है, कल को कोई प्रॉब्लम हो गई, प्रॉपर्टी में कुछ मेंटेनेंस की जरूरत है, हु इज गोइंग टू टेक केयर? अब वो मे बी यू आर इन अ डिफरेंट टाइम जोन, the tenant is trying to reach you, but हर चीज़ के लिए आपको तो डिस्टर्ब नहीं करेगा. So if there are proper property management companies where they take care of everything. If anything is there, they call the property manager. They say, listen, this has gone wrong, this is not working, whatever, and they will assist them in getting that fixed, or any issues to be resolved. That is there. So property management, and I think PropTech is going very big. I think real estate is one segment where tech is still not used as much as other fields, I would say. So I think that is something where there's a lot of scope. 3 opportunities. In general, if you see opportunities in Dubai right now, number one, I feel there's a lot of opportunity in terms of the aviation space. There is a lot of things which are like growing. Like for example, Dubai is coming with a new airport, which is going to be 2.5 times the size of current airport, right? This current airport is at a passenger capacity of, I think, 100 million passengers. The new one is going to be 260 million passengers, right? So aviation is growing in a very big way. So anything to do with aviation, I think there's a big opportunity. Again, with so many people coming in, everything what a person needs is growing. What I mean by that is कि कुछ भी आपको जो basics हैं, ठीक है, जो भी आज आप अगर देख लो in terms of दुबई में in the last few years, जो population growth हुआ है, number of schools they've grown. Today there was a time कि schools में ना आपको बारिंग मतलब 1-2 स्कूल छोड़ के आप कोई भी स्कूल में चले जाओ, आपको एडमिशन इजीली मिल जाता था. आज प्रैक्टिकली मोस्ट ऑफ द स्कूल्स आज वेटिंग लिस्ट पे हैं, ठीक है. सो एजुकेशन इज ग्रोइंग, अ लॉट ऑफ स्कूल्स ओपनिंग अप. That sector has, I think, universities and the things to do with higher education, that's something which is really missing in Dubai. Because what hota kya hai ki majority of the things, schools, you find one of the best schools today in the world, you will find over there in Dubai. But when it comes to universities, you still don't find the best of best. So I think that again is one field where there's a lot lacking, lot. And imagine this, if world-class universities come to Dubai, the struggles of sending someone to US or UK, okay, apart the cost, forget the cost, but it's not so easy. But if you have that option in Dubai, there'll be so many people wanting to send their kids over here. True. How much money do you make in a year? That's as an agent? Yeah. Look, how much an agent can make? Okay, an agent can make
anywhere from 0 to millions in a year. Okay. One agent, single agent, no team. One single agent. If some agent says he's taking 5 or 10 million dirhams home, is not something like, oh my God. It's not surprising. It's not surprising. It's possible. Yes. Do a lot of agents take that money home? No. Okay. Not. There are some agents probably must be taking in a year, समझो 2 लाख 3 लाख dirham शायद. And कुछ हैं जिनके लिए 10-15 million is very achievable, easy. So the thing is, real estate में ऐसा नहीं, दुबई में कि there's no cap on your earning. It's all about आप क्या नेटवर्क बनाते हो, आप कैसे स्मार्टली आपका टाइम यूटिलाइज करते हो, और कैसे आप एफिशिएंटली बेचते हो, कैसे क्या करते हो उसके ऊपर. सो देयर इज नो कैप ऑन दिस. Interesting. मतलब हमारी कंपनी में देयर आर एजेंट्स हु आर टेकिंग over 7 digits home. So I mean, we really push our agents कि भाई करें. Nice. And we feel really nice when someone is when you're giving out that kind of money, you feel really nice. Of course. Yeah. बहुत अच्छा लगता है. Nice. That's Well, the thing. thank you so much. Thank you My for pleasure. spending so much time with us and walking us through so many little things, which probably some we were aware of, some we were Yeah. not. So thank you so much for No, it's my sharing all pleasure, that. and it's Pleasure having you. Same here. It's a pleasure and honor to be here, man. Cheers. Cheers. Hey, bro. Hi. Hi. Nice to meet you. Pleasure meeting you. I know you've got a Right. That's why I'm giving the okay, that's fine. Have a seat. Thank How you are so you? much. Are you into watches? A little bit. Santos, right? Yeah. Nice. Your Cartier is a new Rolex. That's what I they just say. got this sometime back only. It went trending. I've been eyeing, so I said, "ठीक है." I see you always are with the JLC. I like this one more at the podcast because I don't like to look at time. Fine. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अब आपको 3 चीज़ें करनी है. सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए. नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि हम वो मिस्टेक्स रिपीट ना कर पाए. एंड कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो वापस हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि one conversation can change someone's life. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.